हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के सभी 78 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे और इन्हें मैंने टाइप वाइज भी अरेंज कर दिया है जिससे कि समझते टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको अगर चैप्टर की होगी तो चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ हो अगर आपने ये चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा है। ये पूरा चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपके लिए वीडियो डाली हुई है, यूट्यूब पे फ्री है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखी है तो फिर तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपने किसी और टीचर से ये चैप्टर पढ़ रखा है तो भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिले और सारे के सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में आप कर पाएंगे जिससे कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर का डर आपका निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें टोटल 78 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 10 क्वेश्चंस जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले, तो वो आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो बचे हुए 68 क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम अरेंज करके सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे जिससे कि टाइप में कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। तो थोड़ा सा टाइम जरूर ज़्यादा लगता है लेकिन हाँ, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस इस तरीके से हो जाती है जब हम चैप्टर वाइज टाइप वाइज करते हैं। ये प्लेलिस्ट है जिसमें सीजीएल 2023 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से मैंने एसएससी के प्रीवियस एग्जाम से बहुत सारे पेपर्स आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में करा रखे हैं जो आपको आपके बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर करने में एग्जाम में किस तरह से कम टाइम में क्वेश्चंस करें उन सब में काफ़ी मदद करते हैं। और एक प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स की, इस वाली प्लेलिस्ट में आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो वाली वीडियो आप जरूर कवर करें जिससे आपको इस चैप्टर में कभी भी आगे तक भी कोई समस्या ना आए। ठीक है, और वो वीडियो देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप कर ही सकते हैं। कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अब हम आगे। थोड़ा सा मैं बेसिक बताने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है, और आप वीडियो को 2x की स्पीड पे या 1.75 के x की स्पीड पे देख सकते हैं तो आपको एक अच्छा माहौल लगेगा पढ़ते टाइम। क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बोलूंगा, आराम आराम से चीज़ों को कराते हुए आप आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप इसे वीडियो की स्पीड को बढ़ा देंगे तो आप जल्दी वीडियो को कवर कर सकते हैं। जैसे अगर ये वीडियो 2 घंटे की जाती है तो अगर आप 2x की स्पीड पे देखेंगे तो 1 आवर में भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन का देखना है, आगे बढ़ जाना है। दिस इज हाउ यू कैन मूव ऑन। लास्ट में कमेंट सेक्शन में अगर आप पूरी वीडियो देखो तो कमेंट करके जरूर बताना कि टोटल आप कितने क्वेश्चंस खुद से सही कर पाए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। और चलो थोड़ा सा कंसेप्ट में बताता हूँ, जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसे हम लागत मूल्य भी बोलते हैं। एक होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस और एक होता है हमारे पास एमआरपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और एमआरपी जो अंकित मूल्य होता है, वस्तु पे डला होता है। ठीक, अब हमारे पास कोई भी सामान किसी भी चीज का पड़ा, से आपको कोई सामान 100 रुपए का पड़ा तो आप कोशिश करोगे उसे थोड़ा महंगे में ही बेचने का। तो हो सकता है आप उसे 120 रुपए का बेचो। तो कॉस्ट प्राइस में अगर आपको 100 का पड़ रहा है, 120 का बेच रहे हो तो आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, 20 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। ऐसा भी हो सकता था कि 100 रुपए की जो चीज है आप 120 की बेचने की जगह इसे बेच देते हैं 90 रुपए की। जैसे कि कई बार फल होते हैं हमारे खराब होना हो जाए आखिरी दिन तो आप सस्ते में निकाल देते हैं। तो अगर 90 रुपए की आप इसे बेच रहे हैं तो इस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, लॉस होता है। लॉस वाले केस में क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। तो मैं लॉस कह सकता हूँ कि होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस केस में क्या हो जाता है, हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी लोगों को। और ऐसी अगर परसेंटेज निकालने की बात करें कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सेलिंग प्राइस पे ये लॉस परसेंट है या सेलिंग प्राइस पे ये प्रॉफिट परसेंट है तो ही सेलिंग प्राइस को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हमारे पास जो लॉस परसेंट होता है वो होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। और ऐसे अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ लेता तो ये हो जाता प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%। इतने छोटे छोटे से कंसेप्ट सबके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एमआरपी पे चलता हूँ, अंकित मूल्य। हमारे पास मान लो आप बाजार से कोई सामान लेने गए, से 150 रुपए, उस पर क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, कोई कपड़ा खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, उस पर एमआरपी 100 रुपए है, 150 रुपए। क्या आप 150 रुपए देके ले लेते हो? अगर आप अमीर हो, मॉल वगैरह से शॉपिंग कर रहे हो, जो एमआरपी लिख दिया फिर उसी पे ले लिया, बात अलग है। अदरवाइज आप क्या कहते हो, या तो दुकानदार खुद से ही लगा देता है कि एमआरपी इतना 20% डिस्काउंट चल रहा है या 15% डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा कुछ।
या फिर आप कहते हो भैया इस पे डिस्काउंट, तो वो कहेगा चलो मैं 10% दे देता हूँ, तुम्हें 20% दे देता हूँ। तो मान लो उस पर एमआरपी इतना है और आपको कितना क्या दे दिया, वो 120 रुपए का दे दिया, तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट दे दिया, आप कहेंगे सर यहाँ पे 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो ये क्या हो गया मेरा डिस्काउंट, छूट। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे दी जाएगी, एमआरपी पे। एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस लेंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो सेलिंग प्राइस एक ऐसी कड़ी है जो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी को जोड़ती है। आगे बढ़ता हूं, अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। तो ये होता है डिस्काउंट, कितनी वैल्यू का डिस्काउंट मिला हमें, डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू में 100%। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 30 रुपए का, कितने पे, 150 पे, और इंटू में 100% कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू 1/5 20% आ जाएगा। ये बस मैंने आपको छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कराया, और कुछ नहीं है। ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई तो चीजों में आप क्लास के अंदर आगे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरे पास सबसे पहला सवाल है, ये ऑल दो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का नहीं है, सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमने गलती से पीडीएफ में उसमें डाल दिया था, तो मैं उसमें करा देता हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले में। कहता है कि 32 पेन और 12 पेंसिल की कीमत है 790 रुपीज। तो आप बता दो 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी। अब आप ध्यान से देखिए, वैसे तो ये दो इक्वेशन है, एक वेरिएबल दे रखा, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, ये इसका क्या है, ये 32 है, ये 8 है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 1/4 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा 32 का क्या हो जाएगा 8, 12 का क्या हो जाएगा 3। तो आप इसे 4 से डिवाइड कर देंगे 790 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 197.5। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी लोगों को, देखते कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 120 मीटर कपड़े की कीमत 9600 रुपीज है, तो 147 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। आप कहेंगे सर 120 मीटर की कीमत इतनी है, तो 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी, 9600 डिवाइडेड बाय 120, ये हो गया 1 मीटर कपड़े की कीमत। हमें 147 मीटर की बतानी है, तो इंटू 147, ये 147 मीटर कपड़े की कीमत आ जाएगी। सोल्व कर लेंगे, यहां से 0 से 0 काटेंगे, 80 आ जाएगा, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकते हैं। 7 8 7 जा 56, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया, चलो पूरा ही कर लेते हैं। 14 इंटू में 8, 112 117। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आ गया, सिंपल। अभी तक इसमें प्रॉफिट लॉस वाला कुछ यूज नहीं किया, अब से स्टार्ट होंगे। कहता है एक टेबल 3000 रुपीज की खरीदी गई और हमने उसे 3200 की बेच दी, तो हमें गेन और लॉस बताना है इन टर्म्स ऑफ मनी। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, हम महंगे में बेच रहे हैं। कितने महंगे में, 200 रुपीज महंगे में बेच रहे हैं, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया कितने का, 200 रुपीज का। ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2023 का ही है, तो ऐसे सिंपल सवाल भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे सवाल सीजीएल के हैं, और टाइप वाइज जब हम अरेंज कर पाते हैं तो हमें ये चीज भी समझ आती है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते। वरना जब हम चुनिंदा क्वेश्चंस करते हैं या सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, उसमें बच्चों पे कई बार इंप्रेशन यही चला जाता है कि पेपर ऐसा ही आता होगा पूरा, ठीक है, लेकिन वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे अगर जब सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें एग्जैक्ट पेपर का लेवल और अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी पता चलता है। जैसे कि मेरे पास ये सवाल है कि एक वॉच हमने 3200 की खरीदी और 2700 की बेच दी, क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हमें परसेंटेज लॉस बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो लॉस कितने का हुआ, आप कहेंगे सर 3200 में 2700 घटाऊंगा तो मुझे 500 रुपीज का लॉस हो रहा है। लॉस किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 3200, और इंटू में 100%, ये मेरा लॉस प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं चीजें लिख रहा हूं तो मैं पूरा लिख रहा हूं, अदरवाइज हम रेशियो मेथड से डायरेक्टली भी देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 500 को डिवाइड करना है 32 से। चाहे तो आप इसे पहले 4 से काट के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मेरे पास ये 8 बच जाएगा और ये 125 आ जाएगा। और अब अगर मैं इसे 8 से काटूंगा तो 1 जा 5 जा और 0.5/8 क्या होता है 625। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो ये आ जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे 625 बन रहा है तो 62 मतलब 63 दे देते ना अप्रोक्सीमेट में, तो ज्यादा बेटर रहता। बट चलो अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, 15.63 का ऑप्शन होता तो, वरना हम उसके ऊपर जाते राउंड ऑफ के रूल को यूज करते हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या कहता है कि एक शॉपकीपर है,
6 कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदता है 100 रुपीज में, कितने की उसे एक बोतल बेचनी चाहिए जिससे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो 6 बोतल खरीद रहा है 100 रुपीज में, तो एक बोतल 100/6 की आएगी। प्रॉफिट कितना चाहिए 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो एक का प्रॉफिट चाहिए कितने पे 5 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटू में 6/5। मतलब अगर 5 की हमें वस्तु पड़ रही है तो 5 हमारा इसके बराबर होगा, तो एक रेशियो हमने निकाल लिया डिवाइड करके बाई 5। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इन दोनों का सम डेट इज 6। ठीक है, सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 20। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैं इस चीज को एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट परसेंट मैंने बताया प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100% होता है। ठीक है, परसेंटेज की टर्म में अगर हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो बेसिकली अगर ये 20% दे रखा है तो 1/5 हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। ऑल्दो इतना बेसिक पे जाने की जरूरत भी नहीं है हमें, आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए। एक सेकंड, तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा मेरे पास सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा मेरे पास 6 के। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो 6/5 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस ये था तो 5 रेशियो नीचे डिवाइड कर दिया इंटू में 6। ठीक है, ठीक है, वरना इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं इस पे अब दोबारा इतनी ज्यादा बेसिक पे नहीं जाऊंगा, मैंने गलती टच किया ये वाला पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है मस्टर्ड ऑयल का जो मार्केट प्राइस है वो 25% ज्यादा है इसके कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मार्क प्राइस से कितने परसेंट लेस पे ये बेच देना चाहिए जिससे कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस ना हो। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस और ये मेरे पास एमआरपी 25% होता है 1/4, तो अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो 4 है, एमआरपी कितना इससे एक ज्यादा ही हो जाएगा 5। कितने पे बेच दें, कितना डिस्काउंट दे दें एमआरपी पे कि ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए मेरा कॉस्ट प्राइस के बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। कितना डिस्काउंट देंगे एमआरपी पे, 1 का डिस्काउंट देंगे अगर एमआरपी 5 का है, तो 1 का डिस्काउंट है 5 पे, कितना प्रतिशत हो गया, क्या ये मेरे पास 20% हो गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में कहता है राम ने क्या करा है, एक सेल फोन खरीदा जिसके लिए उसने 30% कम पैसे दिए उसके ओरिजिनल प्राइस से। ठीक है, जो उसने पैसे दिए उसके 15% ज्यादा प्रॉफिट पे, उसके 50% प्रॉफिट पे उसने उसे आगे बेच दिया। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल प्राइस पे उसे कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो मैं मान लेता हूं ओरिजिनल प्राइस था मेरे पास 100, 30% कम में अगर उसने खरीदा है तो कितने दिए होंगे उसने 70 रुपीज दिए होंगे। अब इस पे उसने 50% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो इसका 50% मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 35। कितने का बेचा उसने 105 का बेचा। हमसे कहता है कि ओरिजिनल प्राइस पे कितने परसेंट प्रॉफिट उसने अर्न किया है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था एक्चुअल में 100 था, कितने का बेचा 105 का, तो 5 का प्रॉफिट अर्न किया 100 पे, तो कितना हो गया, ये हो गया 5%। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें फोकस करने की जरूरत है, फोकस कर लेंगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, बेसिक से करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, और आपको पता है सीपी को हम हमेशा क्या मानते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% हम मान के चलते हैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, या 100 मान लो, 100% नहीं मान लो मेरे पास कॉस्ट प्राइस किसी चीज का मैंने क्या मान लिया 100 रेशियो मान लिया, तो आपको ये चीज पता है कि अगर सेलिंग प्राइस उस केस में मेरे पास क्या आ गया 105 रेशियो आ गया, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट कितना होगा, 100 से 5 ज्यादा तो 5%, क्योंकि हर चीज को हम जनरली 100 से कंपेयर कर लेते हैं, आसान हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा 5% होगा। अगर कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया, सेलिंग प्राइस मेरा क्या आया 105% आया, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया मेरा 5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
चलो इसी तरीके से अगर 100 से कम हो जाए तो लॉस हो जाता है। जैसे सवाल था मेरे पास ये 12% प्रॉफिट कमाने के लिए एक शॉपकीपर ने एक टेलीविजन को इतने का बेच दिया, कितने का उसे बेचना चाहिए अगर वो डबल प्रॉफिट कमाना चाहता है? कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर 100% ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, प्रॉफिट कितना है 12%, 12% प्रॉफिट का मतलब है कॉस्ट प्राइस का 12% प्रॉफिट। तो इसमें जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये किसके बराबर दे रखा है? ये बराबर दे रखा है मुझे 22400 के। हमें कह रहा है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को क्या कर दें, जो हमारा प्रॉफिट है उसे क्या कर दें, डबल कर दें, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर प्रॉफिट को डबल कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो ये वाली वैल्यू है इसे 12% की जगह इसका डबल कर दूं तो 12 इंटू 2 24% करना है। अगर 24% इसमें जोड़ दूंगा तो हमें किसका मान निकालना है, 124%, जो मेरा नया सेलिंग प्राइस होगा। तो ये किसके बराबर हो गया, 112% इसके बराबर है, 112 से काट दूंगा तो ये हो गया 200। 1% ऑफ सीपी 200 के बराबर, 124% ऑफ सीपी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 124 डेट इज 84200। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। 24800 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप सवाल सबको समझ में आ गया है। अब आगे थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। कहता है एक वॉच को हमने 2000 रुपीज का बेचा और इस पे शॉपकीपर को लॉस हुआ 20% का, ठीक है। कितना रुपए का उसे फायदा या नुकसान होगा अगर वो क्या करे, 100 मतलब 3000 की इस वॉच को बेचे। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम क्या मान लेते हैं 100%, तो अगर 20% के लॉस पे बेचा तो मैं कहूंगा 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर हो गया, 2000 के बराबर हो गया। हमें बताना है 3000 रुपए कितने परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। तो अगर ये 2000 को नीचे ले जाऊं तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, हमारे इतने परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। और अगर मुझे एक को क्या बनाना है, 3000 बनाना है, तो आप कहेंगे सर 80% डिवाइडेड बाय 2000 इंटू में 3000। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू बचेगी, 2 से काटूंगा 80% को तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 40%, 40 इंटू में 3 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया, मेरा नया सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहेंगे सर 100% से 20% ज्यादा है, तो ये हो गया 20%। क्या आप डायरेक्टली सोल्व सकते हैं इस तरीके से। सेलिंग प्राइस को मैंने कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज के टर्म्स में देख लिया और कुछ नहीं किया है, बस समझाने के लिए इतना लिखा है, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता था इस क्वेश्चन को करने का, आप कहते सर ये 2000 रुपीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालता, मैं कहता 2000 रुपीज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 80 इंटू में 100 ये मेरा आ जाता कॉस्ट प्राइस। अब मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू 25 शायद आ जाएगी और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2500। अब हम बेचना चाह रहे हैं 3000 का, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 500 रुपीज का कमा रहे हैं। 2500 का 500 कितना होता है, 20% होता है, तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका हम डायरेक्टली परसेंटेज की टर्म्स में देख सकते हैं। हो सकता है ये अभी आपको फैमिलियर ना लग रहा हो, लेकिन थोड़े टाइम में ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। अभी मैं करने वाला हूँ, आप परसेंटेज की टर्म्स में देखना कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, डायरेक्टली आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन में कहता है एक नोटबुक को हमने 28 रुपीज का बेचा तो हमें 12% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और हमें बताना है कि अगर हम इसे इतने का बेचें तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर 12% का प्रॉफिट मतलब 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर होगा, ये 28 रुपीज के बराबर होगा। तो 1 रुपए किसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाय 28, ये 1 रुपीज के बराबर हो गया। 26.25 कितने रुपीज के बराबर होगा, 26.25 रुपीज कितने परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई। तो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज की टर्म्स में आपको सीपी मिल जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका। अगर आप सोल्व करेंगे यहाँ पे 28 से काटूंगा तो ये मेरा 4 टाइम्स जा रहा है शायद, ठीक है 4%, और 26.25 इंटू में 4 कर दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 105%।
अगर कॉस्ट प्राइस का 105% है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5% हो गया कॉस्ट प्राइस पे, क्वेश्चन खत्म हो गया। चले आगे अब हम, तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है, बस एक ऑल्टरनेट अप्रोच है, बेसिक अप्रोच तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, देखिए जरा, एक शॉपकीपर है, उसने एक पेयर ऑफ हेडफोन्स को 5520 रुपीज में बेचा 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। उसे कितना गेन या लॉस प्रतिशत होता अगर वो उसे 4370 का बेचता? तो मैं कहूंगा 5520, ठीक है, ठीक है, इतने का मेरे पास आर्टिकल है, ये 20% के गेन पे बेचा, तो 120% ऑफ सीपी के इतने रुपीज के बराबर होगा, तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, 120% ऑफ सीपी डिवाइडेड बाय दिस, ये 1 रुपए की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हम कितने का बेच रहे हैं, 4370 का, तो जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा न्यू सीपी हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में अगर मुझे निकालना है कि कितना परसेंट बन रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं करना इसके अंदर, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है। एक जीरो से मेरी एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगी, 12 से कट जाएगा क्या, 4 जा और 6 जा। अब 46 से ये काट के देखते हैं कि क्या आएगा मेरे पास। अब ये मुझे पता चल रहा है सीधा सीधा कि भैया ये 4600 से तो कम है, मतलब 100% से वैल्यू कम आएगी, तो मुझे लॉस ही होना है, तो लाभ तो हो नहीं सकता। अब ये डायरेक्टली 10 मतलब 9 टाइम्स भी नहीं जा रहा है, ये 46 से अगर 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये नहीं हो सकता, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये 95 ही आएगा निकल के, सोल्व करके 95%। और आंसर क्या होगा मेरे पास, 95% ऑफ सीपी अगर एसपी हो गया तो मेरे पास लॉस हो गया कितने का, 5%, ठीक है। आई होप ये वाली चीज सबको समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है, ऑप्शंस की मदद ले ली हमने, कैलकुलेशन नहीं करनी थी तो, वरना सोल्व करके भी आप निकाल सकते। बस हम कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में सेलिंग प्राइस को देखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं किया हमने। अगला सवाल हमारे पास, परसेंटेज इंक्रीज गिवन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर 10% के प्रॉफिट में बेचा, अगर वो उसे 20 रुपीज और ज्यादा का बेचती तो उसे 15% का प्रॉफिट हो जाता। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा व्हाइट बोर्ड मार्कर का। अब इसे देखो, आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, पहले बेसिक से देख लो। कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा कि 10% के प्रॉफिट में बेचेगी तो कितने का बेचेगी, 110% का बेचेगी। अगर इसमें ये 20 रुपए ज्यादा का बेच देती तो कितना परसेंट हो जाता प्रॉफिट, 15%, मतलब 115 का परसेंट पे बेचती। तो कहीं ना कहीं जो ये 5% का गैप है, ये 20 रुपए को रिप्रेजेंट करता है। कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानते हैं हम, तो 100% क्या हो जाएगा, इंटू 20, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इंटू 20, और ये हो जाएगा 400। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा होगा, 400 रुपीज। अब दूसरा तरीका, अब ये चीज हम डायरेक्टली सोच भी सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली सोचेंगे तो हम क्या कहेंगे कि पहले 10% प्रॉफिट था, जब 20 रुपए ज्यादा का बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया, 15%। तो 5% किसे रिप्रेजेंट करेगा, 15 में से 10 को घटाऊं तो ये 20 रुपीज को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें 100% बताना है तो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना लिखना होता है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं। और ये काम भी ओरली हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलूं क्या आगे अब मैं, अब इसी तरीके से और सवाल है। जैसे कहता है कि अंकिता ने अपनी वॉच को बेचा 5% लॉस पे, 300 रुपए ज्यादा का बेच देती तो उसे 5% का मुनाफा हो जाता। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच क्या होगा। तो ध्यान से करने वाला सवाल है। अब जब पहले मान लो मैंने कॉस्ट प्राइस कहा कि 100% है, 5% लॉस पे बेचेगी अगर, तो 95% का बेचेगी। सेकंड केस में अगर वो 300 रुपए ज्यादा का बेच देती है तो क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है 5% का, मतलब 105% पे बेचेगी। तो डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों में, 10% का, जो कि 300 को रिप्रेजेंट करता है। अगर 10% 300 को रिप्रेजेंट करता है, हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या है, ये तो इफ लगा दिया ना, तो ये बाद वाला सिनेरियो है। जब हमसे नॉर्मल सेलिंग प्राइस पूछ रहा, मतलब पहले वाला सिनेरियो वो हमसे जानना चाह रहे हैं, पहले क्या बेच रही थी वो, 5% के लॉस में, मतलब 95% पे बेच रही थी। तो हमें 95% का मान बताना होगा कि क्या है। आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर मैं काटना स्टार्ट करता हूं तो एक जीरो से मेरा ये जीरो कट जाएगा, 1% 30 को रिप्रेजेंट करेगा, 95% मतलब हमें कहीं ना कहीं 95 में 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2850।
आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, चले आगे। बस समझाने की दृष्टि से इतना लिखना पड़ रहा है, वरना आधे से ज्यादा लोग, मुझे पता है आप लोगों ने ओरली मन मन में लगभग कर लिया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। देखो अगला सवाल क्या कहता है, एक शॉपकीपर है जो 20% गेन करता है इन प्लेस ऑफ 20% लॉस अगर एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए 324 रुपीज से, तो हमें बताना कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब देखो इसे या तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि मेरे पास मान लो कॉस्ट प्राइस क्या था, कुछ पहले 100% था, उसे 20% का फायदा हो जाएगा इन प्लेस ऑफ 16% लॉस अगर वो 324 एक्स्ट्रा बेचे। तो आप कहेंगे सर डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे -16 है, यहाँ पे प्लस का 20 है, डिफरेंस हो गया 36% का, 20 माइनस -16, और ये किसके बराबर हो गया, 324 रुपीज के बराबर हो गया। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस मतलब 100% का मान। आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 इंटू में 9 होता है 324, 36 का टेबल मैंने आपको याद करने के लिए कई बार बोला हुआ है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 900 के बराबर हो जाएगा, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। समझ आ गया सभी लोगों को। चलो अगले सवाल पे अब हम चलते हैं। हमेशा नई चीज सीखने के लिए अपना माइंड ओपन रखें। ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि ऐसे ये सवाल है वो, जैसे मान लो पहले आपने खरीदा, कुछ प्रॉफिट या लॉस पे किसी दूसरे को भेज दिया, फिर उसने फिर किसी प्रॉफिट या लॉस पे तीसरे को भेज दिया। इस तरीके के सवाल जो पूछे गए एग्जाम में वो देखते हैं। जैसे कहा राम ने एक सूटकेस खरीदा, राम ने एक सूटकेस बेचा मोहन को 20% प्रॉफिट पे, मोहन ने इसे श्याम को बेच दिया 40% ये प्रॉफिट पे। अब श्याम ने टोटल इसके लिए 1430 रुपीज पे करे, तो हमें बताना है राम ने कितने का खरीदा था। तो मैं कहूंगा राम ने खरीदा, अब इसने मोहन को बेचा 20% प्रॉफिट पे, 20% का मतलब होता है 1/5, तो मतलब 5 का था तो 1 का प्रॉफिट लगा के 6 का बेचा होगा, तो राम का सेलिंग प्राइस और मैं कह सकता हूं मोहन का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मोहन का कॉस्ट प्राइस अगर ये है, मोहन ने शाम को बेचा 40% प्रॉफिट पे, 40% इज नथिंग बट 2/5, तो 5 का पड़ रहा था 2 के प्रॉफिट पे, मतलब 7 पे बेचा होगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया किसका, शाम का। शाम ने कितने, नहीं मोहन ने शाम को बेचा, तो शाम ने कितने का खरीदा, ये वो वाला प्राइस मेरे पास आ गया, शाम ने खरीदा 1430 रुपीज का। तो इसे सोल्व करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करने जाऊं तो मेरे पास यहां पे आप काट सकते हैं, कट रहा है क्या डायरेक्टली, क्या वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू जाने वाली है, ऐसे ही लग रहा है। देखो 7 से पूरा का पूरा कटेगा नहीं, अगर 7 से कटेगा नहीं तो पॉइंट में वैल्यू जाएगी, अगर पॉइंट में वैल्यू जाएगी तो यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तीन ऑप्शन एग्जैक्ट वैल्यूज में दे रखे हैं, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लॉजिकली अगर आप देखें तो। बाकी आप एक एक करके काटना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काटना स्टार्ट करिए, लंबी कैलकुलेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, क्यों मैंने कहा, क्योंकि 7 से ये वाली वैल्यू कटी नहीं रही, डिनोमिनेटर में जाके 7 आएगा तो पॉइंट में जाएगा आंसर। चलो अगर अप्रोक्सीमेशन में दे रखा होता तो फिर एक हल्का सा इसमें ड्रॉबैक ये कि अगर मान लो आंसर आपका बना समथिंग 0.001 कुछ इस तरीके से, तो उस केस में 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका हट जाता, 0 रह जाता, तो यहाँ पे फिर एग्जैक्ट वैल्यू में भी आंसर दिख सकता था, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी कम होने के रीजन भी है कि ना ये वाली वैल्यू मेरी 3 से कट रही, ना ये 7 से कट रही, तो डिनोमिनेटर में मेरा क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू मान लो रिमाइंडर मेरे पास 1 भी बचता है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 0.05 बनती है, तो पॉइंट के बाद जब भी 5 जाता मतलब 0 नहीं आता तो फिक्स्ड वैल्यू वाला नहीं होता। ये मैंने थोड़ा आगे तक का सोच के बताया आपको, बट फिलहाल आप डायरेक्टली भी देख सकते थे इस क्वेश्चन में कि आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। 21 कैसे आया फिर देख लो, क्या हो गया सर स्टेप मिस कर दिया आपने बताते टाइम, एक सेकेंड, क्योंकि हमें पता है 2 से तो कट जाएगा, ये 3 बच जाएगा यहाँ पे एक फैक्टर, ये 7 बच जाएगा, 21 डिनोमिनेटर में बच जाएगा, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, 21 का मिनिमम जो वैल्यू हो सकती थी रिमाइंडर की वो देखें तब भी 0.05 कुछ आएगा, 0 नहीं बने। चलो अब हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे, ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 25% के प्रॉफिट में, बी ने इसे आगे बेच दिया सी को कुछ सर्टेन प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्राइस जो सी ने पे करा वो 30% ज्यादा है जो ए ने पे किया था, तो हमें बताना है बी ने कितने प्रॉफिट पे आर्टिकल आगे बेचा। अच्छा,
तो आप इसे डायरेक्टली करना चाहो तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, आप पूरा वन लाइनर मेथड, या फिर डायरेक्टली वैल्यूज में भी देख सकते हैं। ए ने एक आर्टिकल मान लो 100 रुपए का पड़ा उसे, उसने बी को बेचा कितने का, 25% के प्रॉफिट पे, तो 125%, 125 का, ठीक है। अब बी ने आगे सी को बेच दिया, सी को कितने का मिला, वो 30% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो इसका 30% ज्यादा, तो 130। सी को कितने का बेचा होगा, बी ने 130 का बेचा होगा। हमसे पूछा है कि कितना प्रॉफिट परसेंट बी ने अर्न किया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है बी, कितने पे, 125 पे, इनटू में 100% कर देंगे तो ये आ गया 4%। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक। इस तरीके से देख लो, बेसिक से देखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ए का कॉस्ट प्राइस अगर मैं ये मान लेता है ए, तो आप कहते हैं 25% ज्यादा, मतलब 5/4, ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। मान लेता हूं के फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करा और फाइनली जो मेरे पास वैल्यू आई वो क्या आया, वो ए का कितना आया, 30% ज्यादा, मतलब 13/10, ठीक है। ये सी का कॉस्ट प्राइस और ये भी सी का कॉस्ट प्राइस है, कंपेयर कर लिया। ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा आपका, अगर आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये 13 इंटू में 4 52 हो जाएगा, और मेरे पास डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मतलब कितने प्रॉफिट पे बेचा एक तरीके से। तो आप कहेंगे सर 50 यहाँ पे, ये 50 है, ये 52 है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ 50 पे, तो 100 पे कितने का होगा, 4% का, तो 4% ही आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें अगर आपने पहले के चैप्टर परसेंटेज वगैरह पढ़ रखे हैं तो आप लिंक कर पाएंगे, ठीक है, वरना आपने उस तरीके से देख लिया। चलिए, बाकी बेसिकली के क्या था यहाँ पे, मान लो x% एक्स्ट्रा बेचता, तो के मैं मान रहा था यहाँ पे 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, x% ज्यादा पे, तो के का मतलब ये मान के हम चल रहे थे। कॉस्ट प्राइस इक्वल, अगर इस तरह का सवाल बन जाए, कहता है मेरे पास मोना ने क्या करा, 2 ज्वेलरी के सेट खरीदे, दोनों की कॉस्ट प्राइस 4000 रुपीज थी। एक को उसने 8% के प्रॉफिट पे और एक को उसने 6% के लॉस पे बेच दिया। तो हमें बताना है कि पूरी ट्रांजेक्शन में उससे कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। आप कहेंगे सर एक पे जो कॉस्ट प्राइस है, एक को 8% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका 8% मैं कह सकता हूं, और दूसरे को बेचा 6% के लॉस पे, उसका भी कॉस्ट प्राइस इतना था, तो 6% ऑफ 4000 आप कह सकते हैं ना। 4000 कॉमन ले लेंगे, 8% माइनस 6% 2%, 2% ऑफ 4000 निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 80 रुपए का। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये मैंने सीधा बेसिक से कराया, वरना आप लॉजिकली सोच सकते थे कि क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम है तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे +8% है, यहाँ पे मेरे पास -6% है, तो डिफरेंस आया 2% का। तो ओवरऑल मुझे क्या हुआ होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 2% का फायदा हुआ होगा इंडिविजुअल वाला का मिला के। तो ये 4000 का 2% निकालेंगे आप, तो आपको 80 रुपीज दिख जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे अब मैं चलता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये टाइप्स के नाम मैंने ऐसे रैंडमली रख दिए थे, जब मैं अरेंज कर रहा था मैंने कहा जो दिमाग में आया वो रख दिया, ऐसा कुछ नाम सच नहीं होता इनका, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी किसी तरीके से भी याद रख लो। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो परसेंटेज प्रॉफिट अर्न होता है जब मैं एक आर्टिकल को 2000 रुपीज का बेचता हूं, वो सेम है जो मुझे लॉस होता है जब मैं उसी आर्टिकल को कितने का बेचता हूं, 1200 रुपीज का बेचता हूं। कितने रुपए का आर्टिकल बेचा जाए जिससे कि प्रॉफिट हो जाए 20% का। जिन लोगों ने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं वो डायरेक्टली कहेंगे सर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरा 1600 रहा होगा और 20% एक्स्ट्रा कर दूंगा तो 1920 मेरा आंसर आ जाएगा विदाउट पेन, ठीक है। अब मैं कंसेप्ट बता देता हूं कि देखो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है कुछ, क्या कह रहा है एक बार कि जो प्रॉफिट होता है इसे अगर मैं 2000 रुपए का बेचूं, वो बराबर है जो मुझे लॉस होता है जब मैं इसे 1200 का बेचता हूं। तो लॉस भी मैं किस पे निकाल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहा हूं, प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहा हूं, और दोनों की दोनों वैल्यू बराबर है, तो -P% में कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को क्या मान लेता, मैं फिलहाल x मान लेता, तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास x होती है ना। तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता, आप कहते हैं सर कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं x को हटाऊं तो मेरे पास वैल्यू है 1200 रुपए, कॉस्ट प्राइस में अगर मैं x को जोड़ दूं तो वैल्यू है 2000 रुपए। कॉस्ट प्राइस का मान निकालना है तो इन दोनों को सम कर देंगे और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस कॉस्ट प्राइस 3200 और कॉस्ट प्राइस का मान आ गया 1600। अगर कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य मेरा 1600 हो गया, 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो कितने का बेचेंगे, 20% करने के लिए मुझे 6/5 करना पड़ेगा, 1600 है, और 16
100 का या तो 20% निकाल लेते आप तो भी कर सकते थे, वरना ऐसे कर लिया तब भी 1920 आ जाता। अदरवाइज आप कहते सर इसका 20% अगर मैं निकालूं तो 20 इंटू 16 32, तो 320 का प्रॉफिट इसमें जोड़ दो तो भी आपका 1920 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। बाकी अगर ये वाली वैल्यू है, कैलकुलेशन मैंने बस दिखाने के लिए आपको करी, वरना आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखो। ठीक है, आप ऐसा कह सकते थे, देखो यहाँ पे ये क्या है, सीपी में एक्स कम है, ये एक्स ज्यादा है, तो टोटल गैप कितने का है, 2x का है। और 2x किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2000 में से 1200 को घटाऊंगा तो 800 को रिप्रेजेंट करेगा, तो x आ गया 400। और अगर x 400 है तो या तो इसमें से 400 को आप घटा दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या फिर इसमें से 400 को बढ़ा दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 400। इस तरीके से भी देखा जा सकता था। और जब हमारे पास इक्वल दे रखा हो कि जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, और दोनों सेलिंग प्राइस दे रखे हो, तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, तो जो ये वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर इतना ही इधर जा रहे हैं इतना ही इधर जा रहे हैं, तो इन दोनों सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, एवरेज। अगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों बराबर दे रखी है और सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, तो जो सेलिंग प्राइस है उनका एवरेज ही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो हमने यहाँ पे देखा भी कि 3200 इन दोनों का सम है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो 1600, जो कि इनका एवरेज आ गया। ठीक, चलूं क्या आ गया, अब मैं सारी चीजें समझते हुए चलो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे। कहता है एक पेंटिंग को जो हमने बेचा वो 1498 का बेचा, जो कि 25% ज्यादा है जो लॉस होता है जब मैं उसी पेंटिंग को बेचता हूं, कितने का, 1300 रुपीज का। तो अगर हमें 25% कमाना है तो कितने का बेचा जाए, तो आप फिर भी डायरेक्टली कहेंगे सर मेरे पास कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब मैं उसे बेच रहा हूं 1498 का, तो जो प्रॉफिट है वो 25% ज्यादा है जो लॉस हो रहा है जब मैं उसे 1300 का बेच रहा हूं। तो 25% इज नथिंग बट 1/4। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मान लो मेरे पास यहां पे लॉस हो रहा हो कितने का, 4x का लॉस हो रहा हो जब मैं 1300 रुपए का बेच रहा हूं, तो यहां पे इतने रुपीज पे बेचने पे हमें क्या होगा, 1x का ज्यादा प्रॉफिट होगा जो यहां पे लॉस हो रहा था। तो 4x प्लस 1x डेट इज 5x, तो यहां पे जो प्रॉफिट होगा इसमें, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी लोगों को? तो डिफरेंस कितना हो गया यहां से लेके यहां तक, 5x है और 4x है, तो टोटल गैप कितने का आ गया मेरे पास, आप कहेंगे सर ये 9x का गैप आ गया। ये माइनस के साइन से कंफ्यूज मत होना, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है कि इसमें माइनस करूंगा तो ये आएगा, वरना आप टाइमलाइन देखो कि यहाँ पे बेसिकली हम नेगेटिव की साइड जा रहे हैं, इससे छोटी वैल्यू होगी सर, वैल्यू बढ़ती रहेगी कॉस्ट प्राइस से, बस ये देखना है। तो ये 4x का गैप है, ये 5x का गैप है, तो 9x का गैप किसके बराबर हो गया, इनका जो डिफरेंस है डेट इज 198 के बराबर हो गया। क्लियर है क्या सभी लोगों को? और यहां से x का मान निकाल लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 22। तो यहां से 5x का अगर मैं मान निकालना चाहूं तो ये 22 इंटू में 5 मेरे पास 110 हो जाएगा, और यहाँ पे 1498 में से 110 को घटा दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1388। कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे बेचना है 25% के गेन पे। तो कुछ नहीं करना, 25% का 25 होता है 1/4, मतलब 5/4 का हमें इसका बेचना पड़ेगा, इंटू में 5/4 कर दूंगा तो ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक, और यहां पे अगर हम सोल्व करेंगे तो 4 से मैं इसे काट सकता हूं, 3 जा 4 जा 7 जा, और 7 5 जा 35, 3 कैरी 173। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। एनसीपी इक्वल्स टू एमएसपी। अब ये वाले सवाल बड़े ध्यान से समझना, इसमें बहुत लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक ना करें, वो तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे लेवल के सवाल भी बन जाते हैं इसमें। जैसे कि मेरे पास सबसे पहला सवाल है, ये कहता है कि 28 आर्टिकल ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस के बराबर है, तो प्रॉफिट बता दो। मैं कहूंगा 28 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर, 24 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक, आप यहां पे काट सकते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। आप कहेंगे सर ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 4 से काट दिया। रेशियो लूंगा तो मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस वाला पार्ट 6 को रिप्रेजेंट करेगा, सेलिंग प्राइस वाला पार्ट 7 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन आपको दिखाने के लिए फिलहाल मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 6/7,
तो 6 की अगर एक ऑरेंज पड़ रहा है तो बेच रहे हैं हम 7 का, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम? 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा? 1/6 गुना में 100%, जो कि वैल्यू आप सभी लोगों को पता है, डेट इज 16.6% होती है, या 16/2/3% भी आप लिख सकते हैं। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन में कई बार ट्रिक्स भी आपको बताई जाती है, लेकिन वो कंफ्यूज कर देती हैं आपको लास्ट में। तो बेसिक को पकड़ के चलना, कभी मात नहीं खाओगे। ट्रिक्स के चक्कर में फंसोगे तो दिक्कत कर सकते हो, गलती कर सकते हो। अब जैसे एक सवाल मेरे पास ये पूछा, थोड़ा ठीक सवाल है ये। कहता है एक शॉपकीपर ने 20 चेयर्स खरीदी 18,000 रुपीज की। जब उसने ये सारी की सारी चेयर्स बेच दी तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 4 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस ईच चेयर का क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? बेसिक पकड़ना है और कुछ नहीं। कितनी चेयर्स बेची जा रही है? 20 चेयर्स। प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है आपको पता है, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो 20 चेयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 20 चेयर्स का प्रॉफिट 20 चेयर्स के सेलिंग प्राइस माइनस 20 चेयर्स ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हो जाएगा। 20 चेयर्स पे प्रॉफिट कितना दे रखा है? ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 4 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या रह गया इस क्वेश्चन के अंदर? आप देखेंगे 16 चेयर्स का सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? 20 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। 20 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 18,000 है। तो यही वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी? ये वाली वैल्यू मेरी 18,000 के बराबर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। हमसे पूछा है एक चेयर का सेलिंग प्राइस बता दो। तो यहां पे अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 16 से डिवाइड कर दो 18,000 को, तो मेरे पास पहले तो 1 टाइम चला जाएगा 20, फिर मेरे पास फिर से 1 टाइम, फिर 40, फिर 2 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स। 1125 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलें क्या आगे? सबको समझ में आ गया? सिंपल सिंपल बेबी स्टेप्स लो और बड़ी सक्सेस को हासिल करो। कहता है एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को अगर हम डबल कर दें तो जो प्रॉफिट होता है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या रही होगी। कैसे सोल्व करोगे? फटाफट से सोचिए और करके दिखाइए। ठीक है, ठीक ठाक सवाल है। बेसिक्स पकड़ के चलोगे कभी फंसोगे नहीं। बेसिक्स नहीं आते, डायरेक्टली ट्रिक्स के माध्यम से सारी चीजें पढ़िए, फंसे रह जाओगे इन तरह के क्वेश्चंस में। एग्जाम में माइंड काम करना बंद कर देगा। ठीक है, देखो मुझे पता है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हमने क्या करा, सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये मैंने कहा कि क्या ये रिलेशनशिप बन गई मेरे पास। अब ये रिलेशनशिप बन गई तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मुझे मिल जाएगा, वहां से मैं बता सकता हूं कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या था। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप फटाफट से देखिए, 4 एसपी में से 2 एसपी को घटा दूंगा तो 2 एसपी बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे ये 5 माइनस का प्लस का 4 सीपी माइनस सीपी डेट इज 3 सीपी बचेगा। आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस 3 को रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 का प्रॉफिट होगा 2 पे, मतलब 50% मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, बाकी सोल्व कर लेता हूं मैं, आपके लिए लिख देता हूं। सीपी डिवाइडेड बाई एसपी, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3। प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का, कितने पे? 2 पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 50%। क्लियर है सभी लोगों को? चलते हैं अगले सवाल पे। क्वांटिटी को स्प्लिट करके कुछ क्वेश्चंस बनाए गए। ठीक है, ये थोड़ा ठीक लेवल के क्वेश्चंस में माने जाते हैं इस तरह के सवाल। चलो देखते हैं, फिर इसमें और भी सवाल आएंगे जिसमें कुछ चीजें खराब हो जाएंगी, उस केस में लॉस को कैसे कंसिडर करना है, प्रॉफिट को कैसे कंसिडर करना है, वो भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, एक शॉपकीपर ने 1600 मैंगोज खरीदे 120 पर दर्जन के हिसाब से। इसमें उसने 900 मैंगोज को बेच दिया 15 रुपीज पर मैंगो के हिसाब से, और रिमेनिंग मैंगोज को उसने 14 रुपीज पर मैंगो के हिसाब से बेच दिया। तो हमें बताना है कि उसका गेन या लॉस कितना रहेगा। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नॉर्मल पर मैंगो है, यहाँ पे भी पर मैंगो है, लेकिन यहाँ पे पर दर्जन है। तो सबसे पहले तो पर मैंगो में कर दूंगा अगर मैं इसे कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा, एक दर्जन में 12 मैंगो हो जाते हैं, तो 120 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा 10। क्या ये चीज समझ में आ गई आप सभी लोगों को? तो उसका कॉस्ट प्राइस एक मैंगो की कीमत का क्या है, 10 है, और सेलिंग प्राइस क्या है, एक बार 15 के हिसाब से, एक बार 14 के हिसाब से। तो अगर मैं चारों ऑप्शंस में देखता भी तो आंसर मेरा क्या हो सकता है, 15 का बेचेगा तो एक मैंगो पे 50% प्रॉफिट, 14 का बेचेगा तो एक मैंगो पे 40% प्रॉफिट। तो जो मेरा आंसर आएगा नेट वो 40 और 50% के बीच में आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो अब सोल्व कर लेते हैं। मैंने क्या करा, अब ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट प्राइस में देख रहा हूं टोटल, या तो टोटल निकाल लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास, एक मैंगो की कीमत है 10 रुपए और हमने कितने खरीदे, 1600 खरीदे। सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, पहले मैंने 900 मैंगोज को बेच दिया 15 रुपीज के हिसाब से, और बचे कितने, 1600 में से 900 घटा दूंगा, तो मेरे पास 700 मैंगोज बचेंगे, जिसे मैं 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। तो यहां से मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूं। क्या बेसिक बता रहा हूं मैं, इसमें और एडवांस चीजें हम एवरेज वाला कंसेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे। देखो 2 जीरो से तो मेरी 2 जीरो यहाँ पे एलिमिनेट हो ही जाएंगी, जो हम अभी थोड़ी देर में देखने भी वाले हैं दोबारा। और अब आगे सोल्व करना पड़ेगा। ये मेरे पास 160 आ गया, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 135, और यहाँ पे 14 7 जा 98, 135 प्लस 98 233। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे बता देना। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वैल्यू आई 73, 73 का प्रॉफिट किस पे, 160 पे, गुना में 100। एक तरीका तो ये हो गया निकालने का, ठीक है, जो आप लोग में से मैक्सिमम लोग कर ही लेंगे। दूसरा मेथड क्या होगा, क्या मैं इसे थोड़ा और शॉर्ट बना सकता हूं, क्वेश्चन को करने के हिसाब से बना सकता हूं। अब देखो यहाँ पे डेविएशन कंसेप्ट को मैं किस तरीके से यूज करूंगा, जो एवरेज में हम पढ़ते हैं। मेरे पास मेथड 1, ध्यान से समझिएगा, पहले मेरे पास क्वांटिटी है 1600 की, तो उसे हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक मैंने क्वांटिटी 900 है और एक मेरे पास क्वांटिटी क्या है, 700 है। ठीक है, अगर मैं रेशियो में देखूं तो क्वांटिटी का रेशियो एक्चुअली मैटर करेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। तो 9 रेशियो में 7 कह सकता हूं। मेरे पास टोटल क्वांटिटी, मैंने मान लिया मेरे पास 9 और 7 टोटल 16 ही मैंगोज थे जो बेचने थे। 9 मैंगोज पे हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमा पा रहे हैं भैया, ये 15 रुपीज का बेच रहे हैं एक, है ना, और ये बेच रहे हैं हम 14 रुपीज का एक। परसेंट प्रॉफिट अगर मैं बात करूं टोटल, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस था 10, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे मुझे 50% का प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे 40% का। तो नेट प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे सर कंपेयर करना है, अगर आप यहाँ पे डेविएशन का भी कंसेप्ट लगा दो, मैं 40% को बेस मान के कर लेता हूं, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा 40% को अगर मैं बेस मान रहा हूं, तो एवरेज क्या होता है, अगर इसे बेस मान लिया तो यहाँ पे डेविएशन 0 और यहाँ पे डेविएशन 10 का आएगा, कितने वैल्यू पे, नो वैल्यू पे। तो टोटल सम ऑफ डेविएशन 90 हो जाएगा। टोटल वैल्यूज कितनी है, 9 और 7 16। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो जरा, मैं कहूंगा यहाँ पे बेस वैल्यू मैंने 40% से माना था, मतलब मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हो गई। डेविएशन कितने का है, 9 इंटू 10, 90% का डेविएशन आया, कितने पे, ये कितने में बटेगा, 9 और 7 16 में बचेगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरी ये होगी। अगर मैं 16 से काटना स्टार्ट करूंगा तो 5 जा 6, 56.66, 5 मतलब 5.66, 45.66, लगभग मेरी ये वैल्यू आएगी। क्लियर, क्वेश्चन हो गया खत्म। थोड़ी सी गलती कर ली, 46.66 नहीं 46.625 आएगा ये। क्लियर है क्या? मैंने यहाँ पे डेविएशन कंसेप्ट का इस्तेमाल करा और क्वेश्चन को सोल्व करा। मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुनिए इस चीज को। मैंने कहा जब हम प्रॉफिट परसेंटेज बता रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटीज का रेशियो मैटर करता है। तो मैंने कहा यहाँ पे 9 और 7 मैंगोज मैंने ले लिया रेशियो में। कॉस्ट प्राइस मेरा हर एक मैंगो का था कितना, 10, तो यहाँ पे 15 का था। तो मैं कह रहा हूँ कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि नेट हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही बताना है। तो मैंने कहा यहाँ पे 50% प्रॉफिट कमा रहे हैं इन मैंगोज पे, 9 मैंगोज पे, और बचे हुए 7 मैंगोज पे हम कितना कमा रहे हैं, 40% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मैंने कहा यार परसेंटेज में निकालनी है। एक तो मैं ये कर सकता था 9 इंटू 50%, 7 इंटू 40%, इन दोनों का सम करके डिवाइड कर देता 9 + 7 से। मैंने कहा चलो इसे और ज्यादा आसान बनाते हैं, इसमें डेविएशन कंसेप्ट को भी लगाते हैं। अगर मैं इसके अंदर डेविएशन कंसेप्ट लगाता हूं तो मेरे को ये चीज समझ में आई। ठीक है, हो सकता है आपको विजिबल ना हो नीचे का, मैं एक बार थोड़ा सा ये हटा देता हूं।
ठीक है, अभी आई थिंक सबको दिख रहा होगा। तो मैंने फिर ये कहा कि गैप कितने का आ रहा है, 40% मिनिमम वैल्यू है, डेविएशन लगाता हूं तो मैं मानता हूं मिनिमम 40% का तो प्रॉफिट होगा, तो 40% डेविएशन कितने का, यहाँ पे 0 का, और यहाँ पे कितने का, 40 से 10 का डेविएशन है, तो ये हो गया 10। 9 इंटू 10 सम ऑफ डेविएशन 90% हो गया, कितने पे, 9 प्लस 7 16 पे, तो 40% प्लस 90 प्लस 16, सोल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, एवरेज क्या होता है मेरा, एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये फॉर्मूला मैंने यूज करा है जो हम एवरेज में पढ़ते हैं। इसे एक बार मैं दोबारा आप लोगों के लिए डेविएशन मेथड से साफ साफ करा देता हूं, सो डैट जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ऑल्टरनेट मेथड हमारा क्या है करने का, हमारे पास टोटल कितने मैंगोज थे, 1600 थे, जिसमें 900 को अलग हम सेल कर रहे हैं और बचे हुए 700 को अलग सेल कर रहे हैं। मैंने कहा इनका रेशियो ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो रेशियो मैटर करेगा, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या होगा, 9:7 होगा। हमारे पास टोटल 16 मैंगोज मैंने मान लिया। 120 रुपए पर दर्जन हमें पड़े थे, तो बाई 12 कर दूंगा तो मेरे पास एक मैंगो की कीमत आ गई 10। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया एक मैंगो का, 10 रुपीज हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है एक मैंगो का, यहाँ पे मेरे पास है वो 15 रुपीज, यहाँ पे है 14 रुपीज। तो मैंने कहा प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 10 और 15, 50% है यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे 10 से 14 पे जा रहे हैं तो 40% प्रॉफिट है। ठीक है, अब मुझे नेट प्रॉफिट बताना है। 9 पे 50% का प्रॉफिट है और 7 पे 40% का प्रॉफिट है, तो मैं डेविएशन कंसेप्ट यूज करूंगा। मैंने कहा एवरेज क्या होता है मेरा, एज्यूम्ड एवरेज या एज्यूम्ड मीन कह लो प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। तो मैंने कहा मैं एज्यूम्ड मीन को क्या मान लेता हूं, यहाँ पे फिलहाल 40% मान लेता हूं। तो डेविएशन क्या आएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास प्लस 10% का हो जाएगा। सम ऑफ डेविएशन निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मेरे पास 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 प्लस 7, दिस विल बी माय आंसर। आप इसे सोल्व करेंगे तो 40% प्लस 90 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा मेरे पास 5.625%। क्लियर है सभी लोगों को? आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ इजिली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने एवरेज वाली क्लास में डेविएशन वाला देखा था तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक और सवाल पे अब हम चलते हैं। एक शॉपकीपर ने कुछ एप्पल्स खरीदे 3600 रुपीज के, इसने इसमें से 1/5 को बेच दिया 10% के लॉस पे, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स को इसने बेच दिया 5% के लॉस पे, और 2/3 ऑफ द रेस्ट को बेचा 15% के प्रॉफिट पे। कितने प्राइस पे इसे रिमेनिंग एप्पल्स को बेचना चाहिए जिससे कि ओवरऑल पे इसे 27% का प्रॉफिट मिल जाए? कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, मेरे पास एप्पल्स उसने जितने भी खरीदे हो मेरे को उससे मतलब नहीं है, उनका टोटल वैल्यू उसने दे रखी है कितनी है, तो मैं नंबर ऑफ एप्पल्स कितने खरीदे मैं मान सकता हूं। यहां पे कह रहा है 1/5, क्या कह रहा है, पहले 1/5 कह रहा है, फिर कह रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, फिर उसके बाद कह रहा है कि 1/2 ऑफ द रिमेनिंग, और उसके बाद क्या कह रहा है, रेस्ट। ठीक है बच्चे, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब भी रिमेनिंग वर्ड आपको मिल जाए तो टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने हमारे पास एप्पल्स हैं उसे हम कितना मान लेते हैं, हम कहते हैं यार उसे ना इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मान लेते हैं, 4, 5 और 3 का। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, मैंने बस एज्यूम कर रहा हूं मैं, आप इसे एक्स की टर्म से मानना चाहें तो एक्स की टर्म से भी कह सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को हमने मान लिया कितना, 60x। ये इसलिए इनका प्रोडक्ट मान रहा हूं जिससे कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। जब रिमेनिंग वर्ड यूज होता है तो प्रोडक्ट लेते हैं, अगर रिमेनिंग ना लेता 1/4 को इतने पे 1/3 को इतने पे तो हम एलसीएम भी ले लेते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट ऐसा दे रखा हो तो हम प्रोडक्ट लेते हैं, ऑल्दो एलसीएम भी सेम ही आएगा, रिमेनिंग वर्ड यूज हो जाएगा। तो मैंने कहा टोटल मैंने मान लिया क्या है, 60 है मेरे पास, तो 1/5 ऑफ 60x कितने हो जाएंगे, पहले हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे 12,
सेकंड केस में अब 12 चले गए, 60 में से 12 को घटाऊंगा बचेंगे कितने 48, 48x को 4 से काटूंगा तो फिर से 12x, और 12 और 12 24 अब चल जा चुके हैं, 2/3 ऑफ द रिमेनिंग कितने बचे 36, 2/3 ऑफ 36 करूंगा तो ये 24x आ जाएगा। तो इतने ऑरेंजेस हमारे पास हैं। पहले को हम बेच रहे थे 10% के लॉस पे, रिमेनिंग को हम बेच रहे थे कितने पे 5% के लॉस पे, और उसके आगे वालों को बेच रहे थे हम 15% के प्रॉफिट पे। हमें बताना है जो बचे हुए ऑरेंजेस हैं वो कितने पे बेचे, जिससे कि ओवरऑल पे 27% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो बचे कितने होंगे आप देखें 12x 12x 24x 48 हो गए, टोटल 60 थे तो बचे मेरे पास कितने 12x। इसे कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचे, मैंने कहा चलो 5% के प्रॉफिट में बेच देते हैं, जिससे कि टोटल मेरे पास जो 60x बने उस पर कितने का प्रॉफिट हो जाए, उस पर प्रॉफिट हो जाए 27% का। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसे आगे सोल्व करने जा रहा हूं। आप कहेंगे सर ये 12x 12x 24x 12x ये सारा रेशियो में जा रहा है, अगर मैं इसे काट दूंगा रेशियो के टर्म्स में अगर मैं देखना चाहूं इसे, तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास 1x हो गया, ये मेरे पास 1x, ये मेरा 1x, क्योंकि मैंने माना ही था ना कि कितने होंगे। तो अब मैं इनिशियली यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यह 5x। टोटल मेरे पास टोटल कितने ऑरेंज एप्पल्स थे, मैंने टोटल 5x मान लिया। अब इसे रेशियो की टर्म्स में 5x की टर्म्स में रखना चाहो आपके ऊपर है, वरना x को एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। x इसलिए मान रहा हूं कि कोई बिगिनर बच्चा होगा वो फंसेगा नहीं। ठीक, अब टोटल प्रॉफिट मेरा 27% का होना चाहिए किस पे 5x पे, तो कितना हो गया 5x इंटू 27%, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 135% ऑफ x। ये किसके बराबर 10 माइनस का 10% ऑफ x, यहाँ पे मेरे पास माइनस का 5% ऑफ x तो कटना ही है आप लोगों को भी पता है, 30% ऑफ x, और यहां पे मेरे पास 1% ऑफ एक्स वाई। एक्स सबसे काट दोगे आप, परसेंटेज भी आपका सबसे कट जाएगा, तो मैं मेरे पास डायरेक्टली वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। -15 +30 माइनस का प्लस का 15 बचेगा, इधर घटेगा तो 120 बचेगा, तो मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 120। तो मतलब मुझे जो अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसे 120% के प्रॉफिट पे बेचना होगा। समझ आया क्या है, रिमेनिंग को 120% के प्रॉफिट पे। अब टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी थी 5x थी, तो 5x का कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, इतना है। ठीक है, 5x किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूं तो इतना है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 720 रुपीज हो जाएगा। हमें बेचना है इसे y% के प्रॉफिट पे, मतलब 120% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का बेचेंगे 220% का बेचेंगे इसका। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिसे मैं 220 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकता हूं। आप देखेंगे 10 10 10 10 कट जाएगी, 22 इंटू में 244, 4 कैरी फॉरवर्ड, 7 जा 154 158 1584। दिस इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है, ऑल्दो ये सारी चीजें आपको क्लासेस में पहले भी पढ़ा रखी हैं। रोटन फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास, आदित्य ने 300 मैंगोज को 1100 रुपीज में खरीदा, इनमें से कुछ मैंगोज खराब हो गए और उन्हें फेंक दिया गया, रिमेनिंग मैंगोज को 5 रुपए ईच के हिसाब से बेचा गया, और उस पर प्रॉफिट जो हुआ टोटल वो हमारा 150 रुपीज का हो गया ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे। तो हमें कितने परसेंट मैंगोज फेंके गए थे उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास क्या है, 300 मैंगोज कितने के खरीदे गए थे, 1100 रुपए के खरीदे गए थे, तो 1100 रुपए तो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। और हमें प्रॉफिट भी कमाना है 150 रुपए का, तो 150 इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक, अब हमने कुछ मैंगोज 5 रुपए के हिसाब से बेचे, बाकी फेंक दिए 300 में से, तो मैं मान लेता हूं हमने कितने एक्स मैंगोज को बेचा 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से, 5 रुपीज पर मैंगो के हिसाब से। तो मेरे पास एक मैंगो का टोटल
सॉरी, मैं थोड़ी सी अपने सेंटेंस को रिपीट करता हूं, ठीक है। मैं मान लेता हूं मैंने एक्स मैंगोज को 5 रुपए के हिसाब से बेचा, तो टोटल सेलिंग प्राइस इसी से बना होगा। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू एक्स का मान कितना आ जाएगा, कितने मैंगोज मैंने एक्चुअली में बेच दिए। आप कहेंगे सर 5 से डिवाइड करने के बाद 220 और 50 270, ये आ गया 270 मैंगोज। 270 मैंगोज बेचे गए, तो कितने फेंके गए होंगे, टोटल हमारे पास 300 मैंगोज थे, तो रोटन मैंगोज कितने हो जाएंगे, 300 माइनस 270, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 30। हमें बताना है कि कितने परसेंट मैंगोज को फेंका गया, तो यहां से तो ये हमारा आ रहा है 10%। थोड़ी सी गलती करी है हमने, एक सेकंड रुको, ये 250 आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, कैलकुलेशन में एरर है। तो 50 फेंके हैं 300 में से, तो कितने परसेंट फेंक दिए, 16/3%। चले अगले क्वेश्चन पे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है, फटाफट से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे बस लैंग्वेज में खेला गया है और कुछ नहीं है। 50 दर्जन बनाना का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2400 दे रखा है, और इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट चार्ज पर बनाना भी लगाया गया है, ठीक है। मतलब इस पे ट्रांसपोर्ट चार्ज पर बनाना भी लगाया जाएगा आगे। जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹10 फॉर अ पेयर ऑफ बनाना। एक बनाना को, एक पेयर ऑफ बनाना मतलब 2 बनाना की कीमत 10 रुपए रखी गई है बेचने के लिए। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या। तो मैं सीधा करता हूं भैया, इसमें दिमाग लगाना नहीं है आपको। प्रॉफिट परसेंट चाहे 100 बनाना हो चाहे 1 बनाना हो, प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं एक बनाना की कीमत निकाल लेता हूं फटाफट से कि मेरे पास एक बनाना का कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, 15 दर्जन बनाना हमने 2400 की खरीदे। 50 दर्जन मतलब 50 इंटू में 12, ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 600। 600 बनाना कितने के खरीदे, 2400। 600 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। तो एक 4 रुपए का एक बनाना हम खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रही है इस पे। प्रत्येक बनाना पे हमें 0.25 रुपीज की ट्रांसपोर्टेशन देनी है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 4.25, ठीक है। सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपए में 2 बनाना बेच रहे हैं, पेयर ऑफ बनाना मतलब 2, तो एक बनाना कितने का पड़ेगा, एक 5 रुपए का बेच रहे हैं। तो ये हमारा रेशियो आ गया। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, तो आप या तो सिंप्लीफाई करो बिना डायरेक्टली कर लो कि यहाँ पे 0.75 का प्रॉफिट होगा। 0.75 का प्रॉफिट कितने पे, 4.75 पे, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 425 इंटू में 100% कर लेंगे, 25 से काट देंगे तो 3, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 और 17। 300 बाय 17 करेंगे तो 130, लगभग 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, वरना यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। 4.25 को मैं 17/4 लिख सकता था और ये 5 हो जाता। सिंप्लीफाई करते तो 17 और ये 20 आ जाता। 3 रुपए का प्रॉफिट होता, कितने पे, 17 पे। आप निकाल लेते, दोनों तरीके से देख सकते थे। चलूँ आगे, डिस्काउंट पे बेस्ड अब हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम जो बेसिक क्वेश्चन ही लेके चल रहे थे, एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा हमने यूज नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पे एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। तो एक एक करके सोल्व करेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको ज्यादा इजी रहता है क्वेश्चन करने में, या फिर जब मैं आपको साइड में क्वेश्चन होता है और इस साइड आंसर निकालता हूं तो वो इजी रहता है, या कौन से में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। पिछले वाला फर्स्ट मेथड मान लो और ये वाला मेरा सेकंड मेथड मान लो, तो फर्स्ट मेथड या फिर सेकंड मेथड। अब फिर हम उसी तरीके से आगे की वीडियोज को कंटिन्यू करा करेंगे, ठीक है। कहता है कि एमआरपी जो है एक मोबाइल फोन का वो 15,000 है और शॉपकीपर ने उसे 13,500 का बेच दिया, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया। आप कहेंगे सर इतना एमआरपी है, इतने का बेचा, कितने रुपए कम में बेचा, 1500 में। कितना परसेंट हो गया, 15,000 का 1500, आपको पता है 10% होता है, तो 10% ही डिस्काउंट दिया है। क्वेश्चन खत्म हो गया, वरना बेसिक से करते तो 1500 का डिस्काउंट दिया कितने पे, 15,000 पे, इंटू में 100% कर लेते, जो हमारा फॉर्मूला होता है किसका,
डिस्काउंट का। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक माइक्रोवेव ओवन का एमआरपी इतना है और उसे इतने का बेचा जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कितना % डिस्काउंट हमने दिया। तो कितना डिस्काउंट दे दिया आप देखेंगे यहाँ पे 990 में से 792 को घटाऊंगा तो पहले तो मेरे पास 98 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 15 में से 12 को घटाऊंगा तो 3, इतने का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाली वैल्यू का 10% कितना होगा 1599 और ये इसका ट्वाइस ही है एक तरीके से। ठीक है, तो लगभग 20% दिख रहा है या नहीं दिख रहा, डायरेक्टली दिख रही है ये चीज। तो मेरा आंसर 20% होना चाहिए। आप बेसिक कैलकुलेशन में मत फंस जाना यहाँ पे कि एक पहले डिवाइड करेंगे फिर सोचेंगे क्या आ रहा है। पूरा पूरा क्लियरली दिख रहा है कि इसका डबल है यार, ये 1599 का डबल है 3198, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20%। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा तेज हमें करने की जरूरत है। एक लैपटॉप को बेचा जाता है 54,000 रुपीज का, जब हम उस पर 20% का डिस्काउंट दे देते हैं तो हमें बताना है लिस्ट प्राइस क्या, मतलब एमआरपी क्या है। तो अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने पे बेचा जाएगा, आप कहेंगे सर 80% पे। 80% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर 54,000 ये 80% के बराबर है तो 80 से डिवाइड कर दो, 100% का मान बताना है तो इंटू 100 कर दो। आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 जीरो ये आ रही है, लेकिन 54 तो 8 से कटेगा नहीं तो 4 जीरो लास्ट में नहीं आ सकती, तो ये नहीं हो सकता। बाकी हमें करना ही पड़ेगा, चलो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, इतना दिमाग लगाने से अच्छा है। तो मेरे पास यहाँ पे 8 से काटूंगा तो पहले तो ये 6 टाइम्स जाएगा, फिर 60 बनेगा, 7 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स। आई थिंक यही आंसर आना चाहिए। क्लियर हो गया सभी लोगों को? बेसिक से देखना है तो बेसिक से आप ये कह सकते हो कि डिस्काउंट दिया 20% का, रेशियो मेथड से जाना चाहो तो मैं कह सकता हूँ एमआरपी और ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। 20% का डिस्काउंट मतलब 20% होता है 1/5, तो 5 का है तो 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का बेचा होगा, 4 का बेचा होगा। 4 रेशियो किसके बराबर, 54,000 के बराबर आ गया। मुझे 5 रेशियो का मान बताना है, तो हम यहाँ से अगर सोल्व करना चाहें तो 1 जा 3 जा 500 और 5 में 13500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 67500, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हो गया, वरना डायरेक्टली परसेंटेज की फॉर्म में जैसा हम देखते हैं वैसा कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक गीजर का जो एमआरपी है वो 9400 रुपीज है, शॉपकीपर ने उस पर 4% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा, 96% में बेचा होगा, 100 - 4 दैट इज 96%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरा 9400 का 96%। आपको पता है जब हम परसेंटेज सिंबल को हटाते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 2 जीरो हट जाते हैं क्योंकि ये 1/100 ही होता है, तो 94 × 96 करना। आप कैलकुलेशन कैसे आसान बनाई जाए, यूनिट डिजिट में भी सब सेम है। ये 95 से एक कम है, ये 95 से एक ज्यादा है, तो 95 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूं। 95 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 5 × 5 25 है ना, 9 × 10 इसका को इसके इमीडिएट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 10 90 और इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये वाली वैल्यू मेरे पास 9024, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारे पास, रामलाल ने अपने गुड्स को 40% मार्कअप कर दिया और उस पर डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो हमें नेट प्रॉफिट परसेंट बताना है। दो तरीके, मार्कअप करने का मतलब कॉस्ट प्राइस से कितनी % ऊपर एमआरपी को रखा, तो मार्कअप 40% मतलब 2/5। तो मैं कह सकता हूं अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या है 5 है तो एमआरपी कितना 2 ज्यादा 7 हो जाएगा, आप इस तरीके से मान सकते हैं। दूसरा तरीका आप कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जनरली हम 100 मान के करते हैं जब कॉस्ट प्राइस का केस होता है तो 100, तो मार्कअप जब मैंने 40% करा तो एमआरपी कितना हो जाएगा मेरा 140 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने मार्कअप कर दिया, इस पे डिस्काउंट दे दिया 10%। एमआरपी पे अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे देता हूं तो ये इसका 10% होगा 14, कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 126। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट कितने का हो गया 26 का हो गया, कितने पे 100 पे, तो 26% ही तो हो जाएगा प्रॉफिट।
क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्वेश्चन खत्म हो गया। एक तरीका तो ये हो गया करने का, बाकी यही चीज आप इसमें भी कर सकते थे कि आप कहते सर 10% में घटा देता तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 6.3 बचती। कितने का प्रॉफिट आ जाता? 1.3 का। कितने पे? 5 पे, तो 100 पे आ जाता 26 का। तो मेरे पास वैल्यू 26% यहां से भी आ जाता। लेकिन डायरेक्टली 100 मान के करना आसान हो जाता अगर इस तरह का सवाल हो। डिपेंड करता है कि हम रेशियो कहां पे करेंगे और परसेंटेज कहां पे करेंगे। अगर यहाँ पे परसेंटेज मेरा यहाँ पे 40% की जगह 16 2/3% हो जाता, या 7 1/7 इस तरह की कुछ वैल्यू दे देते, तो उस केस में हम रेशियो मेथड से जाते हैं। अगर नॉर्मल वैल्यू है तो हम 100 मान के कर लेते हैं। दूसरा तरीका, एक चीज और इसमें हम देख सकते हैं, हम बेसिकली परसेंटेज अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो तो आपको ये चीज समझ में आती है। मेरे पास कुछ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रही होगी, इसे मैंने क्या करा, पहले 40% इंक्रीज करा, और फिर मैंने क्या करा, इसे डिक्रीज करा, कितना? 10%। तो नेट चेंज मेरे पास कितने का आएगा? आप कहेंगे सर इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो कॉस्ट प्राइस में नेट चेंज देख लेते हैं। वही अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉस है। जो इंक्रीज हो रहा है वो प्लस, जो डिक्रीज हो रहा है उसे माइनस ले लेते हैं। तो मैं कहूंगा ये 40। ये मेथड बहुत काम आता है अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने में। तो मेरे पास ये हो जाएगा 40 माइनस 10 प्लस 40 इंटू में माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये वाली वैल्यू 30 माइनस 4 26%। पॉजिटिव है तो मतलब क्या है? प्रॉफिट है। सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं चलता हूं। क्वेश्चन में क्या आता है कि एक डीलर क्या करता है, अपनी गुड्स को 20% अबव मार्क कर लेता है और उस पर डिस्काउंट दे देता है 15% का। तो प्रॉफिट और लॉस बता दो। आप कहेंगे सर 20 माइनस 15 5, 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो बचेगा 3, और वो नेगेटिव का होगा तो कितना बच गया? 2% वैल्यू मेरी एक्स्ट्रा बढ़ी, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2% का। डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, कुछ 100 मान के करने की जरूरत नहीं, अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन दे रखा है इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एमआरपी एक आर्टिकल का 40% अबव रखा जाता है उसके कॉस्ट प्राइस से, और सेलिंग प्राइस को 73 1/2% कर दिया जाता है एमआरपी का। तो हमें बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो पॉइंट में जा रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है, चलो देख लेते हैं। आप इसे 100 मान के करना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि 100 मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है एमआरपी का? 73 1/2%, जिसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 147 डिवाइडेड बाय 200, ये वाली वैल्यू बनेगी। तो मतलब 7 एमआरपी को अगर सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है तो इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 147 डिवाइडेड बाय 200 को। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू सोल्व करके निकाल लो। ये एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 7, और ये आ जाएगा मेरे पास 10। अब काटते नहीं है लास्ट में, बस यूज कर लेंगे, ठीक है। अब चाहे तो अगर ऑप्शंस देख लूं तो मैं इस ऑप्शन पे आंसर मार्क कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं वो अभी देख लें। देखो जब मैं इसे सोल्व करूंगा 10 है तो मेरे पास 7 इंटू 7 49 यूनिट डिजिट 9 होगी, 10 से डिवाइड करूंगा 0.9 मिलेगा, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट या परसेंटेज बताना है, तो 100 में कुछ ज्यादा ही होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 0.9 बचेगा। चार ऑप्शन में एक में ये, तो यही आंसर होगा। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर भी देता हूं तो 4 कैरी फॉरवर्ड 28 32, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 10, तो कितना हो गया? 2.9% का प्रॉफिट। क्लियर हो गया सभी लोगों को? सिंगल वन लाइन में आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन के वैल्यूज देख के घबराना नहीं है। देखने में लगता है मुश्किल है, चीजें बड़े आसानी से हो जाती हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैंने तैयारी अच्छे से करी, मैंने सही टीचर से पढ़ा है, मैं कभी फंसूंगा नहीं क्वेश्चंस में। अपनी रिवीजन करते रहो साथ साथ जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। डिस्काउंटेड परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इज गिवन, ठीक है। एक छोटी सी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। मान लो हमारे पास कोई आर्टिकल है, उसे मैं क्या करता हूं, P% प्रॉफिट पे बेचता हूं, ठीक है। और एमआरपी, एक आर्टिकल है उसको कुछ एमआरपी रहा होगा, उसमें मैं मान लो D% का डिस्काउंट दे देता हूं। D% का डिस्काउंट देने के बाद भी उस आर्टिकल में मुझे P% का प्रॉफिट हो जाता है। तो उस केस में कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी मेरे पास किसके बराबर होता है? ये होता है मेरे पास 100 माइनस जो हमने डिस्काउंट दिया, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। ये रेशियो निकल के आता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो चीजों को समझ जाएंगे, आप शायद कनेक्ट भी कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह मुझे लॉस हो रहा है कि मैंने एक आर्टिकल पे D% का डिस्काउंट दिया, उसे देने के बाद मुझे L% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डी,
और एमआरपी का रेशियो हो जाता है मेरे पास 100 माइनस, क्योंकि लॉस है तो घटेगा। क्लियर? ये चीज अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो देख लेंगे, बाकी आपने पढ़ रखा होगा तो आपका एक तरीके से यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा। क्वेश्चन में कहता है एक शॉपकीपर ने क्या करा, 10% का डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे, उसके बाद भी उसे 20% का फायदा हो रहा है। तो हमें बता दो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में क्या रेशियो होगा। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी को जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। तो इस पे कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट और एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट परसेंट देते तो सेलिंग प्राइस। तो जो चीज कांस्टेंट होती है हम उसे इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बेसिक से देखूं तो मैंने क्या करा, कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा उस पर हमने क्या करा और कुछ एमआरपी रहा होगा। एमआरपी पे मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, मैं इसे फिलहाल नहीं करता। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं तो अगर मान लो D% का डिस्काउंट दिया तो एमआरपी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस पे कुछ फायदा हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 प्लस जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 100, यही होता है ना। तो अगर मैं सोल्व कर लूं तो कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आ जाता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये चीज आप याद रखेंगे। अगर ये चीज याद है तो मेरे पास ये समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा मेरे पास 100 माइनस 10, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% का, 100 प्लस 20, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 90 डिवाइडेड बाय 120 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन खत्म हो चुका। ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए पूरा कंसेप्ट बता दिया मैंने, बाकी तो आप सभी लोगों को मुझे पता है, ये सब पहले से पता है, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को स्पीड में देखना जिससे कि आपका टाइम कम से कम लगे और रिवीजन हो जाए। एक डीलर ने अपनी गुड्स को 20% अबव मार्क किया कॉस्ट प्राइस से और उसने डिस्काउंट दे दिया 15% का। तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ये तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ये क्वेश्चन पिछले वाले टाइप का ही था, दोबारा से गलती से इसमें आ गया। तो 20% अबव करा है और डिस्काउंट कितने का दिया है, 15% का दिया है। तो क्या आंसर आएगा 20 माइनस 15 प्लस 20 इंटू में माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बचेगा 2%। कर चुके हैं ये वाला सवाल हम, है ना, 2% का प्रॉफिट। क्वेश्चन में कहता है कि एक शॉपकीपर अपनी गुड्स को इस तरीके से रखता है कि अगर वो एमआरपी पे 22% का डिस्काउंट दे दे तो भी उसे 20% का फायदा हो जाए। कॉस्ट प्राइस अगर 650 है तो मार्केट प्राइस बता दो क्या होगा। तो मैं कहूंगा आपसे कि कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी क्या हो जाएगा, हमने कहा डिस्काउंट दे दिया 22% का, तो 100 माइनस 22 ये हो जाएगा 78। फिर भी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, 100 प्लस 20 डेट इज 120। ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस किसके बराबर 650 के बराबर ये वाली वैल्यू दे रखी है। आप चाहें तो इसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें जिससे कि चीजें आसान बन जाए। तो 2 से काट दूंगा तो 39/60 आ जाएगा मेरे पास। 39 रेशियो किसके बराबर 650 के बराबर। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो 13 से कट जाएगा, 1 रेशियो मेरा किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 50/3 और 60 रेशियो इंटू में 50/3 कर दूंगा तो ये 20 इंटू में 50 क्या आ जाएगा 1000। क्लियर है सभी लोगों को? वरना आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना चाहते तो भी मेरे पास क्या था, कॉस्ट प्राइस था कितना 650 रुपीज का, हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मैं कह सकता था 6/5, ये आ गया सेलिंग प्राइस। एमआरपी कुछ रहा होगा उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 22% का, मतलब इसका 78% में बेचेंगे तो ये हो गया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा 1000। ये बेसिक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक डीलर ने एक वॉशिंग मशीन को परचेज किया 9000 रुपीज में और उसने उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो हमें एमआरपी बताना है। तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस का मान यही है, वही चीज है, आप डायरेक्टली करेंगे कॉस्ट प्राइस एमआरपी, डिस्काउंट कितना दिया 10%, 100 माइनस 10 ये हो गया 90, बेचेंगे प्रॉफिट कितना है 10% का, 100 प्लस 10 110, 90 रेशियो 9000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेशियो 100 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 110 इंटू 100 कर दूंगा तो 11000। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन में कहता है कि
एक डीलर का जो कॉस्ट प्राइस है फैन का वो 2000 रुपीज का है, ठीक है। उसने इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे, उसके बाद भी उसे 20% का फायदा हो जाए, इस तरह की कंडीशन बनाने के लिए हमें एमआरपी को क्या रखना चाहिए? तो 20% का डिस्काउंट दूंगा तो कॉस्ट प्राइस हो गया 80, 20% का ही फायदा चाहिए तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 100 + 20 दैट इज 120, जिसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2:3। कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी, कॉस्ट प्राइस कितने का है? एक फैन का 2000 का है तो 2 रेशियो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1:1000 को रिप्रेजेंट करेगा तो 3:3000 को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आई होप आपको क्लास करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। अगला सवाल मेरे पास, एक सीलिंग फैन का एमआरपी है 4200 रुपये, शॉपकीपर इस पे 5% का डिस्काउंट दे देता है। अगर उसका प्रॉफिट 14% उसे चाहिए तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? तो आप डायरेक्टली करेंगे, आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट कितना दिया? 5% मतलब 95, एमआरपी प्रॉफिट कितना चाहिए उसे? 14% का चाहिए तो 114, और मेरे पास यहाँ पे किसकी कीमत दे रखी है? मार्केट प्राइस की दे रखी है, कॉस्ट प्राइस की हमें बतानी है। तो आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कट जाएगा मेरा, 19 से काटूंगा तो 5:6 आ जाएगा। 6:4200 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1:700 को रिप्रेजेंट करेगा। 5:7 × 5 3500 को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। चलें आगे, फटाफट से करिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि अगर मैं 15% का डिस्काउंट दे दूं तो एक वॉशिंग मशीन की जो वैल्यू है वो बन जाती है इतनी। अगर मैं उस पर कोई भी डिस्काउंट ना दूं तो शॉपकीपर को 12% का फायदा होता है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा वॉशिंग मशीन का। कैसे सोल्व करेंगे? अब इसे भी देखो मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से देखना चाहें। यहाँ पे बेसिकली हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो उससे मैं एमआरपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एमआरपी मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस वॉशिंग मशीन का बता सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम एमआरपी निकालने की कोशिश करेंगे। हमने अगर वॉशिंग मशीन पे 15% का डिस्काउंट दिया तो इतने का है, तो 100 में से 15 को घटाऊंगा तो 85% ऑफ एमआरपी इसके बराबर। तो एमआरपी कितना हो जाएगा मेरे पास? आप कहेंगे सर एमआरपी हो जाएगा 29750 डिवाइडेड बाई 85 इंटू में 100, यही होगा एमआरपी। अब कहता है कि अगर हम एमआरपी पे कोई डिस्काउंट ना दें तो जो फायदा होगा ना शॉपकीपर का वो 12% का होगा। तो यही मैं अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में देखूं, अगर इतने का ही बेच दूं, डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये कब आएगा? जो कॉस्ट प्राइस पे इस केस में क्या मिल रहा है? 12% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस का ये क्या हो जाएगा? 112%। ठीक है, 12% का प्रॉफिट लगा दिया हमने। क्वेश्चन सोल्व करके अपना आंसर बताएंगे। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर दे रखा है, तो कुछ चीजें तो मुझे समझ में आएंगी कि कटनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 से इसे काटने की कोशिश करूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 17 आ जाएगी, और 5 से इसे काटूंगा क्योंकि ये भी 5 से कट रहा है, 5 जा 9 जा 5 जा और 0, ठीक है। क्योंकि 17 इसे काटेगा ही काटेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। 17 वरना न्यूमरेटर में रहेगा, पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी कॉस्ट प्राइस की, तो 17 इसे भी काटना चाहिए, तो मैं काट लेता हूँ। 17 3 जा और 5 जा 350 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे 112 है, 28, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे किससे काटूं? 350 और इसे 7 से काट दूंगा तो 50, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 जा और 6 जा। चलो अब मेरे पास जो आंसर बचा वो बचा यहाँ पे 4 जीरो और एक 5 जीरो डिवाइडेड बाय 16, ये बचा। सॉल्व करके अपना आंसर बता देंगे हम क्या आएगा। आपको पता है ये क्या होता है? 16 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो लास्ट की 4 जीरो तो इससे कट जाएंगी, लास्ट में जो भी आंसर होगा उसके सिर्फ एक जीरो बचेगी। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए या तो ये होगा या फिर ये होगा, मेरे हिसाब से जो मुझे अभी दिख रहा है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। मेरे पास यहाँ पे 16 से काटूंगा, 3 जा 48, 20 1 जा 40, 2 जा 80
5 जा 31250, दिस इज माय आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और करिए। अगला सवाल हमारे पास, करो ट्राई। कहता है एक शॉपकीपर अपनी गुड्स को बेचता है कुछ इस तरीके से कि अगर वो 18% डिस्काउंट दे दे तो भी उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो ये स्टेटमेंट देखते ही मुझे दिख गया कि कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी में निकाल सकता हूँ। 18% का डिस्काउंट दिया तो ये हो जाएगा 82, और प्रॉफिट कितना 30% का, तो ये हो गया 130। आगे कहता है कि अगर वो गुड्स पे सिर्फ 12% का डिस्काउंट दे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बताना है। अब इस पे अगर उसने क्या करा, 12% का इस पे छूट दे दी। देखो आपके ऊपर है, आप इसे किस तरीके से देखना चाहोगे, 12% क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है लेकिन डुएबल क्वेश्चन है। इसका 12% आपको निकालना है। पॉइंट में जाना चाहो तो पॉइंट में चले जाओ, वरना आप क्या करो, इसमें एक जीरो लगा दो। तो मैं मान सकता हूँ कॉस्ट प्राइस इतना है तो एमआरपी इतना हो गया। 12% कम करना है तो कितने पे बेचेंगे, 88% पे बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा इसका, 13 8 जा 104 114, ये वैल्यू आ जाएगी। कितना प्रॉफिट हो गया मेरा, 24 और 3 कितने पे, 820 पे, इंटू में 100। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बताना है, लेकिन हमें 2 डेसिमल तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है ये 40 से 2 वैल्यू कम है, ये 40 से 2 वैल्यू ज्यादा है। तो 82 इंटू अगर मैं 4 करता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 328 आती है। तो 40% तो क्रॉस नहीं करेगा, 40% से थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, कम लगभग ये 3.9 समथिंग, कुछ 39% के आसपास कुछ जाएगा। ठीक, तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, और डायरेक्टली आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट जा सकता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है एक साड़ी खरीदी जाती है 500 रुपए की, उसे 16% प्रॉफिट पे मार्क कर दिया जाता है। बाद में उसे सेफ डिस्काउंट देके X% का बेच दिया जाता है। अगर सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 493 है, तो X का मान बता दो क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, लॉजिकली देखना है आपको कि कॉस्ट प्राइस ये है, उसका एमआरपी क्या कर दिया हमने, एक 16% एक्स्ट्रा लगा के एमआरपी बनाया, तो 16% बढ़ जाएगा। 500 का 5 का 100 का 1% कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 होगा अगर इसमें 100% मान लो। इसका 16% कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एमआरपी कितना हो गया, 580 हो गया मेरा। इस पे हम डिस्काउंट देंगे X% का। ठीक है, तो X% को फिलहाल में जो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बनेगा, अगर X% का डिस्काउंट लेता हूं तो जनरली मैं ऐसे लिखता हूं कि 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100, लेकिन इसे ऐसा लिखने की जगह फिलहाल मैं K मान के चलूंगा, जिससे कि आगे की कैलकुलेशन भी हमारी आसान रहे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैं इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को क्या मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे K% का हमने K का क्या दे दिया, K फैक्टर से मेरी वैल्यू एमआरपी की रिड्यूस करेंगे, और अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया इस पे X% का तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 493 बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे सोल्व करके क्या बताना है, मुझे K का मान बताना है कि क्या हो। चलिए सोल्व करेंगे, तो आप कहेंगे सर K हो गया मेरा 493 डिवाइडेड बाय 580। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि किससे कटेगा। ठीक है, डायरेक्टली कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे ऑप्शंस की मदद आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 16 17 18 15 डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो चांसेस है इनमें से कोई आंसर होगा, तो एग्जैक्टली कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी होगी जिससे डायरेक्टली कटे। अगर मैं देखूं जैसे 3 वगैरह से हम चेक करके देखेंगे तो शायद डायरेक्टली ना दिखे, और क्योंकि मेरे पास ना ये 2 का मल्टीपल है ना ये 5 का मल्टीपल है, तो जीरो वाला पार्ट कटेगा नहीं। तो मेरे पास ये 58 के जो फैक्टर होंगे, अगर मैं इसे स्प्लिट करूं तो 29 इंटू 2 दिख रहा है। ठीक है, 2 से तो ये कटने का नहीं, तो 29 से ये वाली वैल्यू कटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप इसे काटते हैं तो 29 से अगर मैं काट के देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बन जा 29 203 कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जा रहा है क्या। तो मेरे पास ये हो गया 17/20। अगर ये 17/20 है, मतलब मेरे पास अगर वैल्यू 20 थी तो मैंने उसे डिस्काउंट देके 17 का कर दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया,
3 का डिस्काउंट दे दिया 20 पे। टोटल अगर 100 की बात होती तो 100 पे कितने का डिस्काउंट देते, इसमें 5 से गुना और इसमें भी 5 से गुना, तो मैं कहता 15% का डिस्काउंट देना पड़ता मुझे 100 पे। तो एमआरपी को अगर 100% मान के चले तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 15। थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आप बेसिक से करना चाहें तो आपके पास ये अप्रोच है, सोल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा कि जितनी वैल्यू मेरी घट रही है वो उस फैक्टर को, इस फैक्टर को 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब 100 कोई मेरी किसी वस्तु का मान था तो मैं उसे कितने का दे रहा हूँ, 100 माइनस एक्स का दे रहा हूँ, ये चीज समझ में आ रही है। तो 100 से कंपेयर करना होता है बेसिकली हमें, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई करा, के का मान निकाला, तो मेरे पास आ गया ये 17/20 जो कि 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने कहा इसे अगर मैं 100 बना लेता तो 20 इंटू में 5 100 हो जाता, तो ये बनता 17 इंटू में 5 85। तो आप कहते हैं सर 100 में से कितना घटाया कि 85 आ गया, 100 में से कितना घटाया कि 85 आ गया, तो वो 15 घटाया, तो 15% का डिस्काउंट दिया। उसी चीज को मैंने बस इतना ये दिखने की जगह मैंने कहा कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 है, गैप कितने का था 3, तो यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे 15% से मेरी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 15% का। अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन अपनी गुड्स को X% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से और उसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दे देता है। जो प्रॉफिट होता है इस केस में 10% का होता है, तो हमें डिफरेंस बताना है X% एंड प्रॉफिट परसेंटेज का। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश करी है, बट है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर एक पर्सन ने X% अपनी वैल्यू को मार्कअप किया है तो मैं कह सकता हूं कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा उस पर X% मार्कअप करेगा, तो 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100, ये वैल्यू बन गई। इस पे डिस्काउंट दे दिया 12% का, तो 88% पे इसके बेचेगा। अब जो प्रॉफिट है उसका 10% है, मतलब ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का कितना, 110%। ये भी मेरे पास सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वेट कर दिया। यहां से मैं एक्स का मान निकाल सकता हूं। अब एक्स को आप बेसिक मान के सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो, अदरवाइज आप एक्स को अगेन के मान लेते तो मुझे यहां से एक्स का मान वैसे भी निकल जाता, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एक मान सकते थे। यहां से ये काटूंगा, मेरे पास 88% है, 110% है, 22% से कटेगा तो 4 और 5, ये आ जाएगा मेरे पास के 5/4। 5/4 का मतलब क्या है कि 4 पे 1 ज्यादा है, 1 4 का कितना हिस्सा होता है, 25% होता है। तो मेरे पास x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25%, मतलब हमने मार्कअप कितना किया होगा, 25% का किया होगा। हमसे डिफरेंस पूछा है x% और प्रॉफिट परसेंटेज में, तो x% ये तो हो गया 25, और इसमें अगर मैं घटा दूं क्या, प्रॉफिट था मेरा 10% का, तो आंसर आ जाएगा कितना, 15%। दिस इज माई आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और सोल्व करना और कुछ नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। ट्रेड डिस्काउंट्स की कई बार बात होती है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये होता क्या है वो भी समझा दूंगा और क्वेश्चन भी करा दूंगा। एक ही क्वेश्चन था सिंपल सा, कहता है एक ट्रेडर ने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया और 30% कैश डिस्काउंट दिया लिस्ट प्राइस पे जो कि है 1200, तो हमें सेलिंग प्राइस बता दो। अब देखो लॉजिक क्या कहता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, जैसे मान लो आप मेरी दुकान पे आए, आप कस्टमर हो, तो आप कोई भी कस्टमर हो, ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है कि आप आए, आपने डिस्काउंट की जो भी बात हुई, फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि इतना डिस्काउंट देना है, तो वो तो नॉर्मल डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट मतलब बेसिक डिस्काउंट आप मान के चलो। तो अब मेरे पास एमआरपी था 1200, हमने क्या कर दिया, इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बेचूंगा, 80% का बेचूंगा, तो ये हो गई मेरे पास वैल्यू। अब जो वैल्यू बनी ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, अब उसमें दुकानदार जनरली क्या करते हैं कि आप भैया साथ के साथ कैश दे दोगे मुझे पैसा तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दूंगा, वरना बहुत लोग होते हैं उधार ही करके बिजनेस चलाते हैं अपना, कि उधार ले आए जब बिक जाएगा तो जाके पैसे दे आते हैं, इस तरीके से करते हैं, या फिर 2 महीने के बाद पैसा देते हैं खरीदने के, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि दुकानदार क्या चाहता है कि आप साथ के साथ पैसे दे दो, आप साथ के साथ नगद पैसा दोगे, कैश साथ के साथ पे कर दोगे, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट में दे दूंगा, ठीक है। उसकी भी लायबिलिटी खत्म कि आगे आएगा पैसा वेट करता रहेगा, इस तरह की चीजें ना हो, तो वो कैश डिस्काउंट दे देता है। तो अब जो वैल्यू बनी इसके ऊपर क्या कर देगा वो 30% और कैश डिस्काउंट दे दिया कि कैश में खरीद रहे हो, पैसे देके खरीद रहे हो साथ के साथ, तो 30% और दे देता हूं, तो इसका 70%, क्या मेरी एग्जैक्ट वैल्यू ये हो जाएगी। अब आप देखिए कि ये वाला पार्ट परसेंटेज में और ये वाला पार्ट परसेंटेज में है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरचेंज भी किए जा सकते थे। अगर मैं पहले कैश डिस्काउंट ले लेता, बाद में ट्रेड डिस्काउंट ले लेता, तब भी ये क्वेश्चन को किया जा सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। जनरल सिनेरियो में बात कर रहा हूं, अगर सिंपल क्वेश्चन चल रहा है। अगर लैंग्वेज में नंबर ऑफ वैल्यूज भी आ जाती, मान लो कहता
कि हम क्या दे रहे हैं, मेरे पास एक आर्टिकल का एमआरपी कुछ है, ठीक है, उस पे 20% प्लस 500 रुपीज का हम क्या दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसके बाद 10% का कैश डिस्काउंट दे रहा है, ऐसा कुछ होता तो उस केस में हम इंटरचेंज नहीं कर पाते क्योंकि एक फिक्स वैल्यू आ जाती। तो पहले मैं एमआरपी पे 500 रुपए 20% घटाता, उसमें 500 रुपए और घटाता, और उसके बाद फिर मैं जो वैल्यू आती है उस पर 10% कम करता। उस केस में वैल्यू चीजें मेरी बदल जाती, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखो, परसेंटेज अगर मुझे हटानी है तो सीधी सी बात है, 1 हट गया, 2 जीरो से ये वाला परसेंट हट गया। 8 इंटू 7 56, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 और 7 67। क्वेश्चन खत्म हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जब एक के बाद एक डिस्काउंट दिया जाए। अब सक्सेसिव डिस्काउंट को एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको, जिससे कि हम क्वेश्चंस करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ब्याज छूट के ऊपर छूट। तो मान लो मुझे क्या करा, कोई एमआरपी है, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए गए, एक 10% का और एक 20% का। इसका मतलब क्या है, पहले मैं वैल्यू को 10% से गिराऊंगा, फिर 20% से गिराऊंगा, तो मेरा नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, एमआरपी 10% की छूट दी तो इसका 90%, और 20% की छूट दी मतलब 80%, जो वैल्यू आई इसका 80%। ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट चलता है। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं कि इसमें नेट कितने का चेंज आया, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि एमआरपी का कितना हो गया मेरे पास, 9 इंटू 8 72% हो गया। तो इफेक्टिव डिस्काउंट हमसे पूछे तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर एमआरपी अपने आप का 100% होता था, ये 72% रह गया, मतलब 28%। इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो गया मेरा, 28% का हो गया। अगर मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूं 10 और 20, तो ये 10 प्लस 20 30 नहीं हुआ, ये कितना हुआ 28%। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैंने कहा एक वैल्यू है मेरे पास, उसे मैं क्या कर रहा हूं, पहले 10% डिक्रीज कर रहा हूं, उसे 20% डिक्रीज कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है, नेट डिक्रीज कितना होगा। आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 हम फॉर्मूला पढ़ते हुए आए हैं। अगर 2 चेंज आ रहे हो तो नेट चेंज निकालने के लिए, तो आप कहेंगे सर ये -10 -20 प्लस -10 इंटू में -20 डिवाइडेड बाई 100, और इसे अगर मैं सोल्व कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू -28% आ जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो मेरा डिस्काउंट है ना वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू मेरी घट रही है। तो सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसका ये बन जाएगा मेरे पास, ये मतलब नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट मेरा इसका क्या बन जाएगा, 28%। अब इसी चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं कि 2 डिस्काउंट वैल्यू है, आप माइनस प्लस में नहीं फंसना चाहते, तो मेरे पास जो डिस्काउंट होगा वो होता है a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। मैंने कुछ नहीं किया, बस नेगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि कितना डिस्काउंट मिला। ठीक है, ये 2 नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव बन गया था, ये दोनों नेगेटिव थे, नेगेटिव को कॉमन ले लिया बाहर, तो a प्लस बी ए माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100 बचेगा, जहां ए भी नेगेटिव था और बी भी नेगेटिव था। तो उसे पॉजिटिव फॉर्म उसकी बस मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर लेते हैं कई बार, जैसे 10% का डिस्काउंट दिया, तो पहले वैल्यू 10 थी तो 9 रह गई। ठीक है, फिर मेरे पास एक और डिस्काउंट 20% का दिया, तो 5 थी तो वैल्यू कितनी रह गई, 4 रह गई। आप इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को आपस में, तो 50 है और ये 36 रह गया, तो मेरे पास 50 की वैल्यू 36 रह गई। 100 की वैल्यू कितनी होती, या फिर यहाँ पे 50 में कितने का डिस्काउंट, 14 का डिस्काउंट, तो 100 पे कितने का हो जाएगा, 100 पे 28 का डिस्काउंट, तो 28% आ गया। मल्टीपल तरीके हैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि जब मैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल रहा हूं, जब ये वैल्यू यूज कर रहा हूं, तो इन दोनों के सम, जो इनका नेट सम है 10 प्लस 20 दैट इज 30, इससे मेरे पास जो कम वैल्यू आएगी वो कम ही आएगी अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब ऐसे ये तो 2 वस्तुओं के बारे में हो गया, अगर 3 का केस लेना हो तो कैसे करेंगे। अगर मेरे पास 3 डिस्काउंट्स हैं, से ए बी एंड सी, उसका भी फॉर्मूला होता है, बेसिक रेशियो मेथड तो वो कॉमन है ही सबके लिए। फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस में ए बी
प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय 100, और हमारे पास यहाँ पे नेट सक्सेसिव डिस्काउंट हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर तीन चीजें दे रखी हो और ये इक्वल हो जाए तीनों, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C हो जाए, उस केस में क्या करेंगे, तो ये 3A माइनस 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 3A क्यूब, नहीं माइनस प्लस A क्यूब डिवाइडेड बाई 10,000। और इस केस में अगर A इक्वल्स टू B हो जाए तो ये हो जाता है 2A प्लस 2A माइनस A स्क्वायर बाई 100। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमें बताना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा अगर हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाए 9% और 17% का। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, 9 प्लस 17 माइनस 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 100। आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर क्या आएगा। आप पॉइंट के बाद देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को यूज करके भी देख सकते हैं। 9 इंटू 17 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 153 आएगा। नेगेटिव 1.53 बचेगा, नेगेटिव में है तो वो क्या बचेगा लास्ट में, 0.47 बचेगा, 53 कटेगा 1 से, तो लास्ट में 0.47 ही हो सकता है। दो ऑप्शन आ रहे हैं तो चलो कर ही लेते हैं। 26 माइनस 1 ठीक है, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करेंगी कि हमें कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, रेशियो मेथड करना है या वो कुछ करना है, तो ये चीज हम प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा कि तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 25% के, हमें बताना है ये इक्विवेलेंट किस सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर होंगे। अब या तो आप बेसिक से करो या फिर आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला बताया मैंने वो यूज कर लो। फॉर्मूला क्या है, 25 इंटू में 3 75 प्लस 3 इंटू में 25 स्क्वायर 625 इंटू में 3 करूंगा तो 1875 और डिवाइडेड बाय 100 है तो ये होगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, और प्लस 25 का क्यूब कर दूंगा, क्या होता है 15625 होता है, डिवाइडेड बाय 10,000 तो 1.5625, ये वैल्यू आएगी। सोल्व कर लो, कितना टाइम लगेगा हमें सोल्व करने में, बेसिक क्यूब वगैरह पता होने चाहिए आपको। ठीक है, अब मेरे को यह समझ में आ रहा है कि 76 है, लगभग 76.5 में से 18 को घटाऊंगा। 76 माइनस 18 क्या होता है, 58 होगा, उससे थोड़ा सा कम वैल्यू होगी तो 57.81, यही आंसर हो सकता है और कुछ होगा नहीं। ठीक है, पॉइंट के बाद क्योंकि मुझे पता है ये 75 है, कुछ 56 है तो थोड़ा सा कम घट जाएगा। और उसके बाद तो अप्रोक्सीमेटली अगर स्टार्टिंग की डिजिट्स चाहिए तो 75 प्लस 1 और माइनस 19 करूंगा तो 57 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अगर आप माइंड खुला रखेंगे तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। कैलकुलेशन तो बहुत ही कम क्वेश्चंस में आपको करनी पड़ती है। अब इसमें मान लो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता था 25 का क्यों, आप अप्रोक्सीमेट तो सोच सकते थे ना कि 625 को 25 से करूंगा लगभग 10,000 से ऊपर की वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ मान लेते, फिर करके देखते 4 ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाता। तीन सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक 15%, एक 20%, एक 25%। तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होगा, कैसे करेंगे। अब देखो फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला तो है ही आपके पास। आप कहेंगे सर 25 प्लस 15 40 प्लस 20 60 माइनस में, अब यहां पे मैं 20 को कॉमन ले लूं अगर, तो यहां पे 15 प्लस 25 कर सकता हूं और यहां पे प्लस 15 इंटू 25 कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। और यहां पे मेरे पास नेक्स्ट में प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट 15 इंटू 25 375 इंटू 2 750 और एक जीरो लग जाएगी और डिवाइडेड बाय 10,000 करूंगा तो 0.75 बचेगा मेरे पास शायद। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन में गलती ना करी हो मैंने। अगर मैं सोल्व करता हूं तो 40 इंटू 20 800 माइनस प्लस 375 1175 11.75 60.75 माइनस 11 49 बन रहा है क्या, कैलकुलेशन देख लेना एक बार।
ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसे रेशियो मेथड से करना चाहें तो रेशियो मेथड से भी मैं एक बार करा देता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया हमारा करने का कि हमने इफेक्टिव यूज कर लिया। 15% का डिस्काउंट है तो मैं कह सकता हूँ 20 की वैल्यू कितने की बेचेंगे, 17 की। ठीक है, 15% मैंने कम कर दी। 20% है मतलब 5 का माल है तो हम कितने का बेचेंगे, 4 का। 20% कम कर दिया। 25% का डिस्काउंट है तो 4 का माल है तो हम कितने का बेचेंगे, 3 का बेचेंगे। अगर मैं रेशियो मेथड यूज करता हूं तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। आप देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 20 इंटू में 5 ये आ गया 100। 17 इंटू में 3 ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 51। बहुत ही आसान हो गया। 100 का माल है, 51 का बेचा जा रहा है, कितना डिस्काउंट दे दिया, 49 का 100 पे तो 49%। ठीक। तो कई बार ये क्लैशेस होते हैं कि डायरेक्ट बेसिक मेथड बेस्ट है या फिर आपका रेशियो मेथड बेस्ट है, तो आप कर सकते हैं। एक और बेटर अप्रोच अगर आप समझना चाहें तो हम इसमें क्या कर सकते थे, जैसे 15 है, 20 है, 25 है, वैल्यू थोड़ी बड़ी रही है, मैं इसमें 5% को कॉमन ले लेता। मैं कहता यार यहाँ पे एक डिस्काउंट को कर देते हैं हम, क्या इसमें 3, एक को कर सकते हैं 4 और एक हो जाती है मेरे पास 5। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कैलकुलेशन बचाने के लिए बस मैं कॉमन लेने की बात कर रहा हूँ। तो जब ये कैलकुलेशन में कर रहा था तो इसके अंदर मैं अगर 5% को कॉमन ले लेता, ठीक है, तो 5% मेरे पास कॉमन आ जाता। उस केस में लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे कुछ बच्चे, क्योंकि आप 3 + 4 + 5 करोगे तो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। फिर यहाँ पे एक 5% कॉमन लिया, डबल एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, फिर वो सारी चीजें एज इट इज करनी पड़ेगी। कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों की, चलो छोड़ो, कॉमन लेके कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, गलती कर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, बेटर है कि बेसिक से कर लो। चलो अगले सवाल पे चलता हूँ। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट किसके इक्विवेलेंट हो गया ये बताना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू जा रही है। जब पॉइंट में वैल्यू जा रही हो, चलो इसमें एक छोटा सा और मैं एड ऑन करता हूं। जब आपको ऑप्शंस में पॉइंट में वैल्यूज दिखे तो जो इफेक्टिव वाला मेथड होता है वो हो सकता है आपके लिए आसान हो, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ ले तो इफेक्टिव वाला आसान हो सकता है। अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू में, जैसे कि हमें यहाँ पे आंसर दिख रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू में सिंपल सिंपल वैल्यूज दिखे तो आप रेशियो मेथड को ही यूज करो। अगर ऑप्शंस आपको एग्जैक्ट वैल्यूज में दिख रहे हैं या फिर आपसे परसेंटेज कुछ ऐसी आ जाती 16 2/3, 7 1/7 इस टाइप की वैल्यूज हो तो आपको रेशियो मेथड यूज करना है। अदरवाइज आप इफेक्टिव या फिर कौन सा मेथड आप ऑप्ट करें आपके ऊपर बेटर कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप पॉइंट नोट कर लेना जिससे कि एग्जाम में फायदा हो। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है तो आप रेशियो मेथड से भी हो सकता है जल्दी आ जाए आंसर, हो सकता है इक्विवेलेंट मेथड से हम जल्दी निकाल पाए। ठीक है, और इसे अगर आप रेशियो और इक्विवेलेंट कोई भी मेथड यूज नहीं करना चाहते, 100 मान के करना चाहो तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर 100 मान के भी जल्दी आ जाता है। जैसे कि ये वाला सवाल है, मैं दूसरे तरीके से करके देखूंगा तीनों मेथड से। 12%, 20%, 25%। चलो पहले रेशियो मेथड से करते हैं। पहले 12% का डिस्काउंट दिया तो 25 की वैल्यू कितने में बेचा जाएगा, 22 में बेचा जाएगा। फिर 20% का डिस्काउंट दिया, 5 का माल 4 में बेचा जाएगा। और 25% का डिस्काउंट दिया मतलब 4 का माल किस में बेचा जाएगा, 3 में बेचा जाएगा। ठीक है, तो नेट निकाल लेते हैं क्या वैल्यू बनी मेरे पास। यहां पे 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा और तो कुछ नहीं कट रहा, शायद नहीं कट रहा, तो ये आ गया 125 और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 66। डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंस आ गया 959 का। ठीक है, अब देखो 59 की छूटा 125 पे, इसे 1000 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 पे कितने की छूट होगी, इतने की। लेकिन हमें 1000 छोड़ना चाहिए, हमें तो 100 पे चाहिए, तो एक जीरो हटाने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। 8 9 जा 72, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 कैरी फॉरवर्ड 40 और 7 47.2%। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन खत्म। ठीक, दूसरा तरीका आप एक और मेथड होता है, जैसे आप 100 मान के करना चाहो, ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। मान लो मैंने 100 मान लिया, तीनों सक्सेसिव है, पहले आप कोई भी डिस्काउंट ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने क्या करा, एक 12% का, एक 20% का, एक 25% का है। आप देखो आपके लिए कौन सा सुटेबल है। चलो 100 पे मैं पहले क्या कर लेता हूँ, 20% लेना आसान दिख रहा है, 20% घटा दिया, वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, इसमें 20 घटेगा तो ये आ गई 80। अब मुझे इस पर 25% घटाना है, 25 ले लिया, मुझे पता है 80 का 25% निकालना आसान है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60। अब इस पे मुझे कितना घटाना है, 12% घटाना है ना। इसका 12% निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी,
आप कहेंगे सर 6 इंटू में 12 कर दूंगा तो 72 7.2, अब 7.2 कटेगा, नेट कितना घट गया, बस अब तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन, आगे तो कुछ नहीं करना। तो 20 प्लस 20 40 और 7 47.2, टोटल वैल्यू पे मेरा इतना डिक्रीज हुआ है ओवरऑल, इन तीनों का मैंने क्या करा, सम कर दिया, तो ये मेरा इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया। ठीक है, चलें आगे। वैसे ये रेशियो मेथड जनरली बेटर रहता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में इस तरह के। जब हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी दे दे, जैसे कि से कहा कि 1% का डिस्काउंट है, एक 3% का डिस्काउंट है, एक 7% का डिस्काउंट है, जिसमें हमारे पास जो रेशियो बनेंगे बहुत बुरे बनेंगे, 100 101 बन गया, फिर 100 103 बन गया, इस तरीके के क्वेश्चंस में हम रेशियो मेथड नहीं यूज करते, उसमें फिर हम इफेक्टिव वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। कहता है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक 5% का, एक 10% का और एक P% का है, ये किसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर होगा, 31.6। तो P का मान बता दो। अब यहां पे जब हमसे वैल्यू निकालने की बात की जाए तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, इसमें आप रेशियो मेथड को ही थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, उस तरीके से कर लेना। मतलब रेशियो मेथड को मैं एक सिंगल लाइन में लिखने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा कि 5% का डिस्काउंट दिया तो कितने का, 20 की वस्तु है तो हम कितने का बेचेंगे, 19 का बेचेंगे। 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 10 की वस्तु है तो 9 रुपए का बेचेंगे। फिर हमने P% का डिस्काउंट दिया, जिसे फिलहाल मैं K एक फैक्टर से मान लेता हूं कि मेरी वैल्यू डिक्रीज होगी। टोटल पे कितना चेंज आया, आप कहेंगे सर 36.1% मेरी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। 36.1 अगर 100 में से घटाऊंगा तो मैं कहूंगा अगर मेरी इनिशियल कीमत 100 थी तो फाइनल कीमत कितनी बनी होगी, 68.4। ठीक है, और एक जीरो और हटा दूंगा तो ये हो जाएगा इतना। अब मैं सोल्व करके K का मान निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। आप देखेंगे मेरे पास ये तो बन गया 200, इससे काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5। अब चलो 9 और 19 से ये पूरा कटना चाहिए, पहले 9 से काट के देखता हूं। मेरे पास यहाँ पे 7 जा 63, 54 6 जा, और 19 से काटूंगा तो 4। K आ गया मेरे पास कितना, 4/5। तो मेरे को दिख रहा है कि 5 की वैल्यू 4 बन गई, कितना डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया 5 पे, तो कितना हो जाएगा, 20%। हमसे P का मान पूछा था ना, तो P क्या है, छूट जो हमने दी, तो फैक्टर मैंने K माना, तो मेरे को ये समझ में आया कि 20% की छूट दी होगी। अप्रोक्सीमेशन भी ट्राई कर सकते हैं कई बार क्वेश्चंस में, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से करते हो डायरेक्टली आंसर आ जाता है एक बार कि में, आप फंसोगे नहीं कभी भी। कहता है कि इन तीनों में से कौन सी चीज हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी 7500 रुपीज में। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कंसेप्ट भी बता दूंगा। हमें सक्सेसिव डिस्काउंट देना एक फिक्स वैल्यू पे, तो परसेंटेज मैटर करेगी, ये वैल्यू कितनी भी हो मैटर नहीं करेगी, है ना, क्योंकि फिक्स वैल्यू पे देना है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5 और 5। ठीक है, मुझे पता है ये वाली वैल्यू 10 से कम होगी, इनका सम 10 है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे 10 वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी इन दोनों के सम से, क्योंकि इसका इफेक्टिव बनेगा 5 प्लस 5 प्लस, सॉरी माइनस में 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। ऐसे ही अगर 8 और 2 इनका सम भी मेरे पास 10 है, तो ये वाली वैल्यू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10% हमेशा ज्यादा ही होगा। तो आप कहेंगे सर 8 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 ही आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, ये वाला सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। तो सीधा आंसर ऑप्शन मतलब क्या होगा, सेकंड वाला केस डी। एक में कह रहा सभी में समान छूट मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये भी होती है हमारे पास कि मान लो इन दोनों में कंपेयर करना होता है कि किसमें ज्यादा छूट मिलेगी, किसमें कम छूट मिलेगी। बेसिक फॉर्मूला हर बार नहीं लगाएंगे, हमें लॉजिक अपना क्लियर रखना पड़ेगा। देखो ये 8 है, ये 2 है और ये 5 अगर इन दोनों का क्या है, सम बराबर है, क्या है, सम बराबर है, तो इसमें इन चारों वैल्यूज में ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है ना सबसे बड़ी। तो इसमें क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इसे याद रख लो, क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर इन दोनों को दो वाले केसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो उन चारों वैल्यूज में से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख जाए आप मान लेना उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में जब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो जो ये वाला प्रोडक्ट होगा ये इस वाले प्रोडक्ट से क्या होगा, स्मॉल होगा, और ये क्योंकि ये माइनस में है तो यहां पे रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, अलजेब्रा का एक कंसेप्ट होता है जो हम अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि अगर सिंगल दो वैल्यूज हैं, सम बराबर आ रहा है, हमसे पूछा है कि किस केस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू।
सबसे कम डिस्काउंट वाला पूछ ले तो उस केस में हम जनरली मिडिल वैल्यू की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं आपको, मैंने कहा एक 15% है, एक 15% है, एक 28% है, एक 2% है, एक 29% है, एक 1% है, और मेरे पास एक से 20% है और एक 10 है। हमसे पूछे मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिलेगा, ये सक्सेसिव डिस्काउंट देने हैं, तो आप कहेंगे सर इन सारी संख्याओं में, क्योंकि सबका सम 30 है, सम क्या है सबका 30 है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा मुझे जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू कहां दिख रही है, अगर मुझे मिनिमम डिस्काउंट बताना है, अगर मुझे क्या बताना है, मिनिमम डिस्काउंट बताना है, तो उस केस में हम कैसे ट्राई करेंगे। तो मिनिमम डिस्काउंट के लिए आप देख सकते हो कि जिसमें मेरी एक वैल्यू सबसे छोट मतलब मिडल के आसपास कौन सी वैल्यू जा रही है, जैसे 13 है ना, 13 का आधा होगा 2, 13/2 करूंगा तो मेरे पास आएगी ये वाली वैल्यू 15। 15 या 15 के आसपास जो सबसे पास वैल्यू होगी 15 के, वो मुझे मिनिमम डिस्काउंट की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, वरना आप जब सोल्व करेंगे ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये, दो सक्सेसिव डिस्काउंट 15% के, एक 25% का, एक 5% का, एक 20% का, एक 10% का, एक सिंगल डिस्काउंट 30% का। हमें बताना है सेलिंग प्राइस कब मैक्सिमम होगा। अगर सेलिंग प्राइस मैक्सिमम बताना है तो डिस्काउंट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और मैं जब सबका सम देख रहा हूं तो सबका सम मेरे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम डिस्काउंट कब मिलेगा, जब मेरी दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इसके आधे के आसपास वाली जाएंगी। 30 का आधा क्या है 15, 15 के नियरेस्ट जो भी वैल्यू आपको मिले वो पकड़ लो। 15 के नियरेस्ट इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये दोनों 15 15 के, तो ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक आर्टिकल का जो एमआरपी है वो है 50,000 रुपीज। ठीक है, 3 शॉपकीपर है। पहला शॉपकीपर 25 और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, दूसरे वाला 20 और 20 का दे रहा है, और जो तीसरे वाला है वो 30 और 10 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। शॉपकीपर को मैक्सिमम प्रॉफिट किसमें होगा, शॉपकीपर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जिस केस में हमें मिनिमम डिस्काउंट मिले। और मिनिमम डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट्स का हर जगह सम बन रहा है 40, 40 को 2 से डिवाइड करा, ये आ गया 20। आप देखो 20 के आसपास वैल्यू, 20 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है, जैसे ये 20 और 20 ये नियरेस्ट है ना। तो इस केस में मुझे सेकंड शॉपकीपर क्या होगा, सबसे महंगे दामों पे सामान बेचेगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट सेकंड वाला दुकानदार कमाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अच्छा, अगर आपको मिनिमम डिस्काउंट देखना है तो आप मिडिल वैल्यू के आसपास देखने की जगह एक चीज और कर सकते हैं, आप डिफरेंस देख लिया करो कि किसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंस सबसे ज्यादा है, डिफरेंस कब से कम है। जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा दोनों वैल्यूज के अंदर, उसमें हमें क्या होगा, सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 20 है तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, मेरे पास 0 हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिफरेंस 10 है, और यहाँ पे है 20। तो मेरे पास क्या होगा, डिफरेंस अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे इस केस में क्या मिलेगा, सबसे कम डिस्काउंट, इस केस में उससे ज्यादा, और इस केस में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलूं क्या आगे, वरना आप दूसरा जो मैंने तरीका बताया था, देखो सबसे बड़ी वैल्यू इन सबकी, देखो सबसे बड़ी वैल्यू 30 आ रही है सब में, फिर सेकंड सबसे बड़ी वैल्यू 25 इस केस में आ रही है, और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू थर्ड केस में इसमें बच रही है 20। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, इसमें क्या होगा, मिनिमम डिस्काउंट। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरेंज करके करना चाहो अरेंज करके कर लो, हर केस का इंडिविजुअल निकाल लो।
कहते हैं कि एक बिल है 50,000 रुपीज का, हमें बताना है डिफरेंस क्या होगा जब मैं एक सिंगल डिस्काउंट दे दूं 40% का, या दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूं, एक 36% का और एक 4% का। आप कहेंगे सर 36 और 4% का डिस्काउंट दोगे तो नेट डिस्काउंट बनेगा 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 100, तो 144 माइनस का 1.44 डिस्काउंट क्या है, ये ज्यादा है, कम है इस एज कंपेयर टू दिस, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, क्या यही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 1.44%। तो इसका 1.44% निकालूंगा तो आप देखोगे परसेंट से 2 जीरो कट गई, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो और कट गई, तो कहीं ना कहीं 144 इंटू में 5 करूंगा तो 720 मेरे पास वैल्यू आ गई, तो यही डिफरेंस होगा। चलें आगे, और ये डायरेक्टली कर सकते हैं, जब आपको दिख रहा है इन दोनों का सम और ये वाली वैल्यू बराबर है, इन दोनों का सम और ये वाली वैल्यू बराबर हो गई, तो कहीं ना कहीं जो इनका डिफरेंस होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला डिवाइडेड बाय 100 किया, ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही और क्वेश्चन अगर हम करें तो हमारे पास क्या दे रखा है कि या तो फ्लैट 50% डिस्काउंट ले लो, या दो एक 30% के सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो, ठीक है। इन दोनों केसेस के बीच में जो डिफरेंस आता है बिल के अंदर वो 43 रुपीज का आता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट। अब ध्यान रखना यहां पे लग रहा है आपको कॉस्ट ऑफ द शर्ट पूछा है, लेकिन जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं वो एमआरपी पे आता है, और एमआरपी पे डिस्काउंट दूंगा तो बनता है सेलिंग प्राइस ना कि कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट दूंगा भी कौन सा, इन दोनों में से कोई सा डिस्काउंट मुझे नहीं पता कौन सा देना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट, इसका मतलब वो किस चीज की बात कर रहा है, वो यहां पे बात कर रहा है एमआरपी की। क्लियर हो गई ये चीज। तो अगर मैं सोल्व कर रहा हूं, बोल दो यहाँ पे कॉस्ट लिखा, कॉस्ट का मतलब एमआरपी की बात है, एक 50% डिस्काउंट है, 30 और 30 का इफेक्टिव 30 प्लस 30 60 माइनस 30 इंटू 30, ये हो जाएगा मेरे पास 9, तो 60 माइनस 9 ये आ जाएगा 51%। यहां इतना मिल रहा है, यहां पे इतना मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1%, 1% 43 के बराबर, तो 100% किसके बराबर, 43 100 के बराबर। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। कहता है एक डिस्काउंट दिया जा रहा है 40% का और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 30% के, जो डिफरेंस है वो है 220 का, तो अमाउंट ऑफ बिल बताना है हमें क्या रहा होगा, ठीक है। बिल के अमाउंट पे ही हमें डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो इनिशियल अमाउंट जो बिल का रहा होगा बेसिकली एमआरपी की तरह ही ले सकते हैं आप, कि वो क्या है वो बताना है। तो 30 और 30 के दो इफेक्टिव ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 51, यहाँ पे है 40, डिफरेंस आ गया 11%, किसके बराबर है 220 के बराबर है। 100% का मान निकालना है, 1% 20 के बराबर, तो ये 100% 2000 के बराबर। क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंस बताना है 3600 रुपीज पे क्या होगा अगर हम एक सिंगल डिस्काउंट दे 35% का, या फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे एक 30 और 5% का। तो 30 प्लस 5 35 आपको पता ही है, यहाँ पे भी 35 बन रहा है, मतलब जो डिफरेंस होगा वो 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1.5% का होगा, ठीक है। एमआरपी इतना है 3600, तो 1% 36 के बराबर, तो 1.5% 36 इंटू 1.5 ये हो जाएगा मेरे पास 18 2 32 होता है, मतलब 54। चले आगे। एग्जाम में इतना ही लिखना होता है आपको, समझाने के लिए तो मैं पूरी कहानियां लिखता हूं आपके लिए, एक बार आप बेसिक समझ जाएं उसके अच्छे से रिवीजन कर दें। एग्जाम में 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड वाले सवाल होते हैं पढ़ने के बाद, ठीक है, लेकिन पढ़ना समझना और इतने सारे क्वेश्चंस में से उस टाइप को कर पाना, माइंड को ट्रेन करना कि अभी इंटरेस्ट का क्वेश्चन करा एकदम से प्रॉफिट का आ गया, माइंड को अकस्टम करना उस चीज में, उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि चलो 25 क्वेश्चन 25 मिनट में कर लो, ठीक है। लेकिन जब टाइप वाइज अरेंज होकर आपको मिल जाए तो चीजें आप और ज्यादा जल्दी कर सकते हो। कहता है कि एक बुक का जो एमआरपी है वो 1000 रुपीज है, ठीक है। एक बुक फेयर में ये सेल के तौर पे अवेलेबल है, जहां पे आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 12% का और 8% का। हमें बताना है फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा बुक का। दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप इनका इफेक्टिव निकाल लो पहले, ठीक है, फिर कर लो क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, वरना आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने कहा 1000 रुपीज एमआरपी है, पहले एक डिस्काउंट दिया 12% का, कितने पे बेचेंगे इसका 88% पे बेचेंगे,
फिर एक और डिस्काउंट दिया 8% का, तो कितने का बेचेंगे, 92% का बेचेंगे, है ना। ये वैल्यू आएगी मेरे पास। सोल्व करके आंसर बता दो, कितना आसान है देखो सोल्व करना। 1% हटाया, 2 जीरो कट गई, ठीक है। एक और परसेंटेज घटाऊंगा तो ये जीरो कट जाएगी और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 88 इंटू 92 करना है, या तो यूनिट नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है ना, तो पॉइंट वाला पार्ट हमें एलिमिनेट करके चलना है, इसलिए यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 90 से क्या है, 2 कम है, 90 से 2 ज्यादा है, तो 90 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर देंगे, 8100 माइनस 4, तो 8100 माइनस 4 मैं करूंगा तो 8096 आएगा, 809.6, जो 810 को करस्पॉन्ड करेगा नियरेस्ट टू एन इंटीजर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शॉपकीपर ने 12% का डिस्काउंट दिया, और इनिशियल एक शॉपकीपर क्या करता है, एक इनिशियल डिस्काउंट देता है 25% का, उसके ऊपर एक एडिशनल डिस्काउंट भी दे देता है 12% का, जिसके बाद सेलिंग प्राइस बन जाता है 792 रुपीज। तो हमें बताना है लेबल्ड प्राइस क्या रहा होगा। तो आप कहेंगे सर एमआरपी है, उस पर 12% का डिस्काउंट देगा, तो कितना हो जाएगा 88%, जो कि होता है मेरे पास 22 डिवाइडेड बाई 25। इस पे एक और डिस्काउंट 25% का देगा, तो 75% रह जाएगा, मतलब 3/4, और ये किसके बराबर, 792 के बराबर आ गया। अब देखो ध्यान से, आप काटना चाहो काट लो, वरना मुझे ये चीज तो दिख रही है, देखो 25 इंटू 4 तो 100 होता, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इससे 22 से डायरेक्टली काट के देखता हूँ क्या आ रहा है मेरे पास। 3 जा जाएगा 66, 132 6 जा जाएगा, 3 से काटूंगा तो 12, 12 इंटू 100 1200। चले नेक्स्ट हमारे पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% के, ये अवेलेबल है ऑन द सेल ऑफ अ वॉशिंग मशीन, जिसका एमआरपी हमें दे रखा है 55,000 का। तो हमें बताना है कि फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखो वैसे तो अगर 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचती है वो 72.9% बचती है। अगर आपको पता हो तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहा मेरे पास वैल्यू है 55,000 की, सेलिंग प्राइस हमें बताना है। तो आप कहेंगे सर 10% का डिस्काउंट दिया, एक तो 9/10, क्योंकि 3 डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, तो ये क्यूब कर दूंगा इसका मैं, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10, ये 1000 बनेगा, कट जाएंगे 3 जीरो, ये बनेगा 55 इंटू में 9 का क्यूब, डेट इज 729। तो आप या तो ये चेक कर लो, चेक ही क्या करना है यहाँ पे, मुझे पता है ये दोनों नहीं हो सकते, 2 जीरो तो लास्ट में आएंगी नहीं, लास्ट में 5 ही आएगा। अब मेरे पास ये भी पता है कि 729 क्या है, 9 का क्यूब है, तो 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ये होना चाहिए। तो ये तो 9 से मेरा कट रहा है सम ऑफ डिजिट, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे, एक बुक फ्रॉक का मार्केट प्राइस 4500 है, इसे 2400 पे बेचा जाता है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर एक डिस्काउंट 20% का है तो दूसरा डिस्काउंट बता दो, कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर वैसे तो डायरेक्टली भी मैं इसे कर सकता हूँ, 4500 पे 20% डिस्काउंट दूंगा, इसका 25% क्या होगा 1/5, मतलब 900 इसमें घटाऊंगा, 3600 बचे। 3600 पे कितना डिस्काउंट दे दो कि 2400 आ जाए, 3600 2400 क्या हो जाएगा 3:2, मतलब 1/3 का डिस्काउंट 33 1/3%। डायरेक्टली भी इतना क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए मन मन में, विदाउट पेन वाले सवाल होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखें तो। और पेन चला के करूंगा तो मैं कर ही लूंगा, मैंने कहा एमआरपी है 4500 का, अब इस पे 20% का डिस्काउंट दे दूंगा तो 4/5 में बेचूंगा। अब एक और डिस्काउंट देना है, तो मैंने मान लिया के का मैं डिस्काउंट, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मेरा के हो गया, डिस्काउंट से x% मान लिया मैंने, और फाइनल वैल्यू कितनी बनी 2400 बनी। तो आप देखेंगे 5 से काटूंगा 900, 900 में 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 4 से काटूंगा 6 आ जाएगा ये, और 3 से काटूंगा तो मेरे पास ये 2 और ये 3, तो के आ गया कितना 2/3। 3 पे कितने का डिस्काउंट दे दें कि 2 आ जाए, 1 का डिस्काउंट, 1/3 कितना होता है 33 1/3%। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास,
देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक डीलर क्या करता है, आर्टिकल को 60% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस के, और उसके ऊपर फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 10% का, एक 20% का दे देता है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो उसका गेन होता है वो 1064 रुपीज का होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। अब आपके ऊपर है, आप इसे कैसा देखना चाहें। जो मेरे दिमाग में तरीका आ रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो रेशियो मेथड आ रहा है। मैंने कहा कि मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रेशियो मान लेता हूं। ठीक है, इस पे हमने क्या करा, 60% मार्कअप कर दिया, तो एमआरपी बना दिया मेरा 160। फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने, एक 10% का दिया तो ये आ गया 144। फिर एक और 20% का डिस्काउंट दूंगा इस पे मैं, तो इसका 20% 28.8 आएगा। ठीक है, तो ये 115.2 शायद यही बचेगा, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। प्रॉफिट कितने का हो गया मेरा, 15.2 का। ये किसके बराबर है, 1064 के, और हमें 100% का मान बताना है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, थोड़ा कैलकुलेटिव बन गया। चलो, पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो लग जाएगी। 152 76 से कटता है, 19 से कटना चाहिए, 19 इंटू 8 होता है ये। 19 से ये काटूंगा तो 5 जा 1146 जा, चलो हो गया काम। ठीक है, 8 रेशियो इसके बराबर है, तो 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2 से काट दिया तो 280 के बराबर हो गया। और 100 रेशियो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1/4, ये हो जाएगा 7। क्लियर है क्या सभी लोगों को। चलो, 25 से मल्टीप्लाई करना था ना, 25 इज नथिंग बट 100/4, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। चलो ठीक, बाकी दूसरा तरीका अगर आप बेसिक से देखना चाहें, आप कहें सर यार आपने तो अपनी मर्जी से कोई भी मेथड उठाया और जल्दी जल्दी कर दिया, हमें तो हमारे दिमाग में थोड़ी ना स्ट्राइक करेगा, हो सकता है कि हम ऐसे ही करें या कुछ भी स्ट्राइक कर सकता है, तो आप बेसिक से लेके चल सकते हैं। मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना हमने 60% मार्कअप करा, तो आप कहेंगे सर 8/5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का, ये मेरा एमआरपी हो गया। फिर मैंने डिस्काउंट दे दिया इस पे दो, एक 10% का, एक 20% का। 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10, और 20% का डिस्काउंट दिया तो 4/5। ये क्या हो गया, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें क्या हो रहा है, बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है 1064 का, तो कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट होता है ना हमारा। यही तो इक्वेशन बनेगी। क्या आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप सोल्व कर लो, इसमें क्या वैल्यू आएगी। आप कहेंगे सर ये मेरे पास 8 4 जा 32 या 8 9 जा 72, इंटू 4 करूंगा 288 आ जाएगा, और यहां पे मेरे पास 50 250, 288/250 में ये सीपी घटाऊंगा तो मेरे पास 38/250 बचेगा, है ना। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वहीं की वहीं करेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सोचना चाहिए, एक एक चीज लिखोगे तो बस निमट जाओगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 19 से काट के देख लेते, क्योंकि 19 और इंटू 2 है, तो 19 के टेबल से काटा, 19 5 जा और 6 जा, 2 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये 28 को 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आपका 7000 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे, मैं हर मेथड बताने की कोशिश करता जा रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि सर अपनी मर्जी से आपने क्वेश्चन देखा और करा दिया बस, की ये होता है। हर तरीके से आपको सोच पाना आना चाहिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन देखोगे, जरूरी नहीं आपको एक मेथड स्ट्राइक करे ऐसे करना है। ठीक है, आप सोचने लग जाए कि ये तो उसी तरीके से करना है, जिस भी तरीके से आपको लगता है, देखते क्वेश्चन को जो क्लिक करा कर दिया। लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, फटाफट से कोशिश करेंगे करने की। मुश्किल नहीं होंगे लेकिन लंबे हैं, पढ़ने में टाइम लगेगा, सोल्व करने में टाइम लगेगा, तो एग्जामिनेशन में आप इसे लास्ट के लिए हमेशा छोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर है जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 20% का और एक 25% का हर आइटम पे। स्टोर का एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम भी है, जिसमें एक कस्टमर को फ्री शॉपिंग मिलती है 0.1 रुपीज की on every 1 reward point credited to the customer account on previous purchases from the store। ठीक है, एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत किसके बराबर है, 0.1 रुपीज के बराबर है। तो उसने जो पहले कोई परचेज करी होंगी उसके बेसिस पे उसे इस तरीके से
रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, रिवार्ड पॉइंट को रुपीज में कन्वर्ट करा के जब वो अगला परचेज करेगा तो उसे कोई डिस्काउंट मिल जाएगा एक तरीके से रुपीज की टर्म्स में। आगे कहता है एक कस्टमर ने क्या करा, ये डिसाइड करा कि वो एक लैपटॉप लेगा 72,000 रुपीज का। उसके पास जो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे वो 2850 थे। तो हमें बताना है कि नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, मैं एक लॉजिकली आपको इसकी अप्रोच बताता हूं कि क्या होता है। जैसे आप मार्केट से कोई सामान लेने गए, ठीक है, तो रिवॉर्ड पॉइंट एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि आपके पास दुकानदार का उधारा पैसा है, मतलब दुकानदार को आपके पैसे लौटाने हैं। रिवार्ड पॉइंट क्या एक तरीके से पैसे ही हैं जो आपके पास है। इन्होंने ये कहा कि एक रिवार्ड पॉइंट जो है 0.1 रुपीज के बराबर है। तो अगर मान लो किसी के पास 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास 285 रुपीज जब भी वो नेक्स्ट शॉपिंग करेगा तो दुकानदार से कटवा सकता है। ठीक है, अब जो भी डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है, जो ये 285 रुपीज है जो भी उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स की वजह से उसके पास बचे हुए हैं, ये कब रिडीम करेगा? ये तो तब करेगा जो फाइनल वैल्यू बनेगी सेलिंग प्राइस जो होगा उस पर, है ना। तो ये हमेशा जो सेलिंग प्राइस बनेगा डिस्काउंट काटने के बाद उस पर ये रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम किए जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन में यही कहता है कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप की ओनर है वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 25% के। एक कस्टमर को एक लैपटॉप खरीदना है 72,000 रुपए का, तो लॉजिकली एक जनरल कस्टमर होता तो उसे कितने का पड़ता? आप कहते 72,000 पे पहले 20% का डिस्काउंट दे दूंगा और फिर 25% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? ये बन गया आपका यहां पे 3/5, 72 इंटू में 3, 216 इंटू में 2, 432। ठीक है, इतने रुपए का तो वैसे ही बन रहा है वो। ठीक है, अब कस्टमर के पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस दुकानदार का इतना, कस्टमर के पास कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स है? 2850, जिसकी कीमत हमारी कितनी बन गई? 285 रुपीज। तो अब अपना वो कार्ड दिखाएगा कि पुरानी शॉपिंग का कि भैया इतने रिवॉर्ड पॉइंट बन रहा है, ये पैसा और घटाओ मेरा, तो ये एक पैसा और इसके अंदर घट जाएगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी? 42915। ठीक है, तो कस्टमर को लैपटॉप इतने का पड़ेगा। और अब जो ये शॉपिंग करी इससे भी कुछ रिवार्ड पॉइंट्स बनेंगे। दुकानदार क्यों देता है रिवार्ड पॉइंट्स की? कस्टमर बार बार उनके पास आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक रिटेलर है जो 30% डिस्काउंट अनाउंस करता है एयर कंडीशनर पे, जिस पे एमआरपी है हमारे पास 92,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है एयर कंडीशनर का वो 70% कम है एमआरपी से। वो एक और डिस्काउंट दे देता है 20% का बायर को, अगर वो उसके पास मेंबरशिप कार्ड है स्टोर का। कहता है कि जो प्रॉफिट होगा रिटेलर का मेंबरशिप वाली स्कीम में कस्टमर से, वो कितने परसेंट होगा प्रॉफिट का रिटेलर का विदाउट मेंबरशिप वाली स्कीम से। ठीक है, एक बार दोबारा रीड करिए, क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको। देखो मेरे पास इस तरीके से समझिए कि एक दुकानदार है, मान लो उसके पास कोई भी वस्तु है जिसकी कीमत वो कुछ भी रख सकता है। ठीक है, परसेंटेज में सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं मान लेता हूं एक दुकानदार है, उसके पास एक चीज है, उसकी कीमत है 100 रुपए। वो कहता है कि इस पे मैं 30% का डिस्काउंट देता हूं, वो सबके लिए 30% डिस्काउंट, तो कितने का बेचेगा वो? 70 रुपीज का बेचेगा सभी लोगों को। अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड है तो आपको 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेंबरशिप कार्ड वाले को कितने का पड़ेगा? इस पे 20% और कम कर लो, तो वो कहेंगे कि उसे दिया जाएगा, ये चीज बेची जाएगी उसके लिए 76 रुपीज की। अगर मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो कितने की बिचेगी? विदाउट मेंबरशिप कार्ड, तो फिर तो कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं है, फिर तो 70 रुपए का ही दुकानदार कस्टमर को बेचेगा। अब कहता है कि जो दुकानदार है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 70% कम है एमआरपी से। तो अगर एमआरपी ये था तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 70% कम कर दो, मतलब 30 रुपीज। ये क्या हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। हमसे कहता है द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम। जो रिटेलर का प्रॉफिट है मेंबरशिप कार्ड स्कीम वाले कस्टमर से, वो कितना परसेंट है प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड स्कीम।
कि जो विदाउट द मेंबरशिप कार्ड स्कीम है उससे जो प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में कितना है। तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूं विद मेंबरशिप कार्ड स्कीम, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज, ठीक है। मेंबरशिप कार्ड वाले को मिल रहा है 56 का, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? आप कहेंगे सर यहां पे मुझे प्रॉफिट हो गया 26 का, कितने पे? 30 पे। तो ये कितना हो गया? इंटू इतना परसेंटेज आ जाएगा मेरे पास। सेकंड केस में जिसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, विदाउट मेंबरशिप स्कीम में बेचा जाएगा, पड़ रहा है 30 का, बेचा जाएगा 70 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 40 का, कितने पे? 30 पे। ये इसका कितना परसेंटेज है ये पूछा है, तो इनटू में 100%, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं, परसेंटेज में ले लिया, परसेंटेज में लेने की जरूरत नहीं थी, हमसे डायरेक्टली बस ये कहा द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम। मेंबरशिप कार्ड स्कीम के साथ रिटेलर का प्रॉफिट कितना है? 26 है। विदाउट मेंबरशिप कार्ड स्कीम में जो प्रॉफिट है वो है 40। ये इसका कितना परसेंट है, बस हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो डायरेक्टली कर लो। अगर मैं यहाँ पे चार से नहीं कटेगा, 2 से काट दूं तो 13 है, और ये 20 हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 65%, 65%। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। देखो क्वेश्चन में कहता है अगर आप 10,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो एक दुकानदार क्या करेगा, आपको फ्लैट डिस्काउंट दे देगा 500 रुपीज का अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अगर वो क्रेडिट कार्ड भी यूज करता है तो उसके पे एक एडिशनल डिस्काउंट भी दे दिया जाता है, डेट इज 7%। एक कस्टमर है जो आर्टिकल को परचेज करना चाहता है 10,000 रुपीज का क्रेडिट कार्ड से, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 10,000 का अगर कर रहा है तो पहले क्या मिल रहा है? 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 9500 वैल्यू रहेगी। अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो 7% का और डिस्काउंट, मतलब इसका भी कितना देना पड़ेगा? 93% देना पड़ेगा। सोल्व कर लेंगे, परसेंटेज हटा, 2 जीरो कटी, 93 इंटू 95, 94 स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं आप। 94 का स्क्वायर क्या होगा? कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स में बता रखा है, 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो यहाँ पे आ गया 36। 100 में 6 और 6 12 घटा देंगे तो 88, और ये आ जाएगा -1। तो 8, 8, 3 एंड 5, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। चले आगे, कैलकुलेशन फास्ट रखो अपनी, तो डरोगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में। अब एक टाइप है हमारे पास n आर्टिकल्स फ्री विद m आर्टिकल्स, ठीक है। मैंने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, उसके बाद उन आर्टिकल्स की वजह से कुछ और आर्टिकल्स फ्री मिल गए। इस तरह के सवाल होते हैं, तो हम कैसे करेंगे, एक दो कंसेप्ट बता दूंगा फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कहता है एक शॉपकीपर क्या करता है, 2 डिस्काउंट स्कीम देता है। एक इसमें क्या है कि 3 आर्टिकल खरीदो 4 आर्टिकल फ्री पाओ। एक कहता है कि 5 आर्टिकल खरीदो 6 आर्टिकल फ्री पाओ। तो किस स्कीम में ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा? अब ध्यान से समझिए, जब भी आपको एक के साथ एक फ्री या 2 के साथ 3 फ्री, इस तरह की कोई भी स्कीम दिखती है, तो ऑब्वियसली बात है कोई आपको फ्री में तो कोई आर्टिकल दे नहीं रहा, ठीक है। सारे उसे प्रॉफिट भी कमाना और स्कीम भी देनी है, ठीक है। तो लॉजिकली क्या अप्रोच होती है, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखिए, वो क्या कह रहा है कि 3 आर्टिकल खरीदो 4 आर्टिकल फ्री। दुकानदार कितने आर्टिकल्स को बेच रहा है? अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो दुकानदार की दुकान से कितने आर्टिकल चले गए? आप कहेंगे 3 और 4, 7 आर्टिकल्स चले गए, ठीक है। टोटल आर्टिकल्स उसने कितने बेचे? 3 और 4, 7 आर्टिकल्स उसने बेचे। कितना डिस्काउंट दिया? आप कह रहे हैं बाई 3 गेट 4 फ्री, तो 4 आर्टिकल का डिस्काउंट दे दिया। 60 आर्टिकल्स पे 4 आर्टिकल्स का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब फ्री आर्टिकल्स, और इनटू में 100 कर दूंगा तो ये मुझे डिस्काउंट परसेंटेज दे देगा। क्लियर हो गया आपको? टोटल दुकानदार ने कितने आर्टिकल्स बेचे? 7। छूट कितने आर्टिकल्स पे थी? 4। तो टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया उसने? उसने डिस्काउंट दे दिया, यहां पे आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आएगी यहां पे, जल्दी बताओ। 4/7, चलो अभी फिलहाल इतना ही रख लो, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको अभी।
28.56 और उसके बाद 57 पॉइंट समथिंग कुछ होती है ना, अभी एग्जैक्टली मेरे माइंड में भी नहीं आ रही, वैसे याद रखनी चाहिए हमें ये वैल्यू। अगर हम दूसरी स्कीम पे चलते हैं, 5 आर्टिकल खरीदिए और 6 आर्टिकल आपको इस पे फ्री मिलेंगे। तो टोटल दुकानदार ने कितने आर्टिकल गए दुकान से उसके, 6 और 5, 11 आर्टिकल चले गए। कितने फ्री दे दिए उसने, 6 आर्टिकल फ्री दे दिए। तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 6 भाग 11, 11 पे 6 का डिस्काउंट। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई इतनी। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये 5454 ये डिस्काउंट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 57 कुछ % डिस्काउंट बन रहा है, तो फर्स्ट स्कीम में उससे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, स्कीम 1। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में नहीं निकालना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर हमें कंपैरिजन नहीं करना होता तो इसमें और बेटर अप्रोच भी है। पहले केस में क्या मेरा डिस्काउंट चल रहा है, आप कहेंगे सर 7 आर्टिकल खरीदने पे 4 फ्री, मतलब टोटल 7 आर्टिकल दुकानदार बेच रहा है जिसमें 4 फ्री दे रहा है। सेकंड केस में टोटल 11 आर्टिकल बेच रहा है जिसमें कितने फ्री दे रहा है, 7 दे रहा है। आप रेशियो में डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं और आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें कंपेयर ही करना है ना, तो ये 44 हो गया और यहाँ पे ये 49 हो गया, ठीक है। ये 7 नहीं है, सॉरी 6 है, थोड़ा सा गलत कर लिया। ये 42 है। तो किस केस में आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, आप कहेंगे सर इस वाले केस में मिल रहा है, फर्स्ट स्कीम में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं अगर पूरा परसेंटेज वाइज निकालना चाहे। चलूं क्या आगे, रेशियो मेथड यूज कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कह रहा है एक शॉपकीपर 3 स्कीम दे रहा है, हमें बताना है किस केस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पहला कह रहा है बाई 6 गेट 4 फ्री, मतलब 4 फ्री है, टोटल 6 और 4 10 पे। सेकंड स्कीम क्या है हमारे पास, बाई 5 गेट 5 फ्री, तो 5 और 5 प्लस 5 10। और एक कह रहा है कि इफेक्टिव डिस्काउंट दे देते हैं हम भैया आपको, एक 18% का और एक 24% का। तो अब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में अगर मैं निकालूं इंटू 100% करूंगा तो ये 40% का सीधा डिस्काउंट दिख रहा है, यहाँ पे 50% का डिस्काउंट दिख रहा है। अगर इन दोनों का सम भी करूंगा तो 24 प्लस 18, ये तो 42 आएगा, माइनस 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100, ये वाली वैल्यू बनेगी। तो ये 42 से कम ही होगा, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा, बाय 5 गेट 5 फ्री। तो ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, अगली सवाल हमारे पास कहता है एक शॉपकीपर 2 डिस्काउंट स्कीम देता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो हमारे पास, एक 10% का और एक 15% का, और दूसरा है हमारे पास एक बाय 5 गेट 2 फ्री। तो किसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, अगर 10 और 15 का तो 10 प्लस 5 10 प्लस 15 25, 150 माइनस 1.5, ये हो गया 23.5%। बाय 5 गेट 2 फ्री, मतलब 2 फ्री है, टोटल कितने दुकानदार से जाएंगे, 5 और 2 7 जाएंगे, तो 2 की छूट है, टोटल 7 बेच रहा है जब, तो इंटू 100%, तो ये 28.56% होता है। तो इस केस में ज्यादा छूट मिलेगी, तो बी। आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल कहता है हमारे पास एक शॉपिंग मार्ट है, 4 तरह के डिस्काउंट स्कीम दे रहा है, एक 30% का डिस्काउंट ले लो, 2 सक्सेसिव 15% के डिस्काउंट ले लो। आपको पता है इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये वाला डिस्काउंट क्या होगा, बड़ा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, पहले और दूसरे में, ठीक है। एक है बाई 2 गेट 1 फ्री और एक है बाई 5 गेट 3 फ्री। कौन सी ज्यादा डिस्काउंट देगी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे 2 और एक 3 है, टोटल कितना फ्री, एक फ्री, तो कितना हो गया 33 1/3%। तो अभी इन तीनों को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसमें है। अब ये देख लो, बाय 5 गेट 3 फ्री, तो 3 फ्री मिल रहे हैं, 5 और 3 8, इंटू में 100%, तो 37.5% हो गया। तो फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप ये क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में करा चुका हूं, तो फटाफट से आपको वो वीडियो अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो उसके क्वेश्चंस को आप खुद से सोल्व करके देखें, वीडियो को देखें, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक सेक्शन की हमने, जिससे कि आपको तैयारी में कोई भी दिक्कत ना है, क्लास आपके बाई चांस छूट जाए, जिस दिन डले ना दिखे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप जरूर चेक करें। बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जो आपको शायद किसी और यूट्यूब चैनल पे इजीली नहीं मिलेगी एसएससी कैटेगरी में। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हम करवाते हैं आपको। और मैथ्स का क्रैश कोर्स हो, चाहे इंग्लिश का क्रैश कोर्स हो, चाहे जीके का क्रैश कोर्स हो, चाहे आपका यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन हो, चाहे करंट अफेयर्स की मंथली कंपाइलेशंस हो, चाहे करंट अफेयर्स की ई बुक हो, चाहे कंप्यूटर के फ्री कोर्स हो, चाहे इंग्लिश की वोकेबलरी की फ्री वर्ड पावर मीडिया जी की सीरीज हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जो भी क्लास कराई जाए उसकी पीडीएफ या फिर जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनकी पीडीएफ मिल जाए। हजारों फ्री टेस्ट प्रीवियस ईयर के एसएससी एग्जाम्स के मॉक फॉर्म में डाले हुए हैं जो आप दे सकते हैं। चैप्टर वाइज भी डाले हुए हैं बहुत सारे टेस्ट, और वैसे भी डिटेल्ड सॉल्यूशन हर किसी का अवेलेबल नहीं है। बाकी आप पेड टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएगी सीजीएल 2024 के लिए। और साथ ही साथ कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिसर बैच में एनरोल कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि आप स्कैटर्ड वे में अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। एक बार आप बेसिक से हाई लेवल तक चीजें पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा फिर कभी कोई वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा का सारा काम जो कंसेप्ट आप सीख लोगे क्लास के अंदर उससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है खुद से मॉक देके। ठीक है, तो आप ऑफिसर बैच अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ ये तो कंप्लीट एसएससी सीजीएल की तैयारी तो यहाँ से हो ही रही है। साथ ही साथ अगर आप एसएससी में स्टेनो का एग्जाम देते हैं तो स्टेनोग्राफी की क्लासेस, आप DSSB का एग्जाम देते हैं या यूपी पुलिस वगैरह एग्जाम देते हैं तो उसमें हिंदी एक्स्ट्रा पूछा जाता है, तो हिंदी की क्लासेस कंप्लीट कोर्स बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। वो टियर 1 क्वालिफाई हो जाता है आपका, एओ के लिए एलिजिबल हो तो डबल एओ की क्लासेस भी, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हमने इसके अंदर फ्री करी हुई है। तो ऑफिसर बैच लेने का मतलब आपको कोई और चीज आरबी एप्लीकेशन में परचेज नहीं करनी, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपको दो टीचर से पढ़ने का भी मौका मिलता है, जिससे कि एक टीचर से अगर बाई चांस आप कनेक्ट ना कर पाए तो दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल है, जीके और इंग्लिश ग्रामर का, वो ऑफिसर बैच में ऑलरेडी एडेड है, वरना अलग से जीके और इंग्लिश ग्रामर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड यू वांट क्लासेस इन स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, देन वी हैव 2 subjects classes in that format available, that is English grammar and general awareness section। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है इंटरेस्ट का, ये होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या निकालते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।